नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आई वांट अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि दोस्तों एनर्जी, एंथुसियाज्म, जोश एंड जुनून लाइफ में बहुत कुछ करवा सकता है। ये बात, यू रॉक। Shyam, can we have a music change? ये बात, look forward to। ये बात, come on, let's rock, let's make it a big day, let's make it the most powerful day, everyone। Okay, you are doing a great thing। Last 30 seconds, पूरी ऊर्जा के साथ last 30 seconds, come on, next 30 seconds, next 30 seconds। Wow, everyone, that's a rocking time. Shake your body and say yes। एक बार फिर से shake your body and say yes। अपने आसपास में जो भी है उसे गले से लगा लीजिए, उसे जादू की झप्पी दे दीजिए। घर परिवार में ही होंगे, आई एम श्योर। पब्लिक प्लेस पे तो होंगे नहीं इस समय, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 12 दिन कंटिन्यूअसली पॉजिटिव थिंकिंग में आप लोग रह रहे हैं, 12 दिन तक जीरो कंप्लेन। राइट, हम में से हर एक इंसान 12 दिन कंप्लेन फ्री जिंदगी जी रहा है, और वो भी ऐसे समय में जहां हर तरफ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, तकलीफें और पता नहीं क्या क्या हैं। हम लोग सीख रहे हैं अपने माइंड को कैसे पावरफुल बनाएं। हम लोग सीख रहे हैं कैसे हमारे अंदर वो फीलिंग आए कि आई एम मोर देन इनफ। मैं हूं जैसा भी हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा भी हूं मेरी शक्तियां पर्याप्त है। मैं जहां से शुरू हुआ हूं वहां से मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, क्या सुनने से ये पूरी तरह से समझ में आ गया? नो, सुनने से ये समझ में नहीं आया। कई सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी कई बार ये परमानेंट नहीं होती है। सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो सालों तक इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सालों तक प्रैक्टिस होने के बाद भी कई बार आदमी मूर्खता कर देता है। सालों तक सोचने के बाद, सीखने के बाद भी मूर्खता कर देता है। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग समझते हैं कि उनको सब कुछ आता है, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। उसी के कारण सीखना बंद हो जाता है, उसी के कारण जीतना भी बंद हो जाता है, उसी के कारण लाइफ के लिए फिक्स्ड धारणाएं बन जाती है। लाइफ ऐसी ही है, रिस्क लेना बेकार है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में मत जियो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ओके, मैं चाहूँगा दोस्तों कि हमें से हर एक इंसान को ये जान जाए कि हमें हर रोज़ सीखना है। हमें हर रोज़ सीखना है, हर रोज़ अपने आप को बदलना है,
हर रोज पहले से बेहतर होना है। हर रोज जब मैं ये टॉक डिलीवर करता हूं तो ये रोज यहां हिट करती है, यहां हिट करती है और अपने आप को चैलेंज करने के लिए फिर से बताती है कि शायद कुछ तो रह गया है, कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ और करना है। एंड दोस्तों, शायद यही रीज़न है कि हर साल पहले से डबल ग्रोथ हो रही है। और वो ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि हर साल सीख रहा हूँ, क्योंकि दूसरे सीखे ना सीखे, मैं तो 300 दिन ये ट्रेनिंग्स डिलीवर कर रहा हूँ। साल में 300 दिन डिलीवर कर रहा हूँ। साल में 300 दिन जब डिलीवर कर रहा हूं, 300 बार हिट हो रहा है। और जब 300 बार हिट हो रहा है तो हर बार बदलने के लिए एक इंस्पिरेशन खुद को आती है, क्योंकि इंसान जो खुद बोलता है वो एक तरह से उसका कमिटमेंट होता है। जो भी इंसान बोलता है वो कमिटमेंट होता है। तो एक बहुत ही बेहतर चीज़ आपको सिखाना चाहूँगा, अगर आप इन सभी चीज़ों को अपनी जीवन में परमानेंट करना चाहते हैं, अगर ये सारी चीज़ें परमानेंट करना चाहते हैं, तो बहुत ही प्यारी सी साइकिल है। पहली साइकिल का पार्ट है लर्न, सीख लो। दूसरा है इम्प्लीमेंट, यानी कि उसको अपने जीवन में उतारो। और तीसरा है टीच, क्योंकि जब आप वापस से टीच करोगे या दूसरों को सिखाओगे तो ये रिवाइज होगा आपके लाइफ में। रिवाइज होगा, जितना रिवाइज होगा उतना ही यू विल अगेन लर्न, और उतना ही अगेन यू विल इंप्लीमेंट, और उतना ही यू विल अगेन टीच। सो टीच, लर्न एंड इम्प्लीमेंट, लर्न, टीच, इम्प्लीमेंट, लर्न, इम्प्लीमेंट, टीच, जो भी है ये पूरा गोल्डन साइकिल है, ट्राइंगल कह सकते हैं इसे, क्योंकि आप सीखते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको सिखाना शुरू कीजिए। मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, उसे इम्प्लीमेंट किया, दूसरों को सिखाना शुरू किया। मैंने मोटिवेशन के बारे में कई सारी चीज़ें सुनी, समझी, सीखी, उन्हें सीखी, इम्प्लीमेंट की, सिखाना शुरू किया। मैंने मेमोरी के बारे में जाना, मेमोरी एनहांसमेंट के बारे में जाना, अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाना है उसके बारे में जाना, सीखा, इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद दूसरों को सिखाना शुरू किया। एंड लीडरशिप के बारे में सीखा, इम्प्लीमेंट किया, सिखाना शुरू किया। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखा, अपने बिजनेस में अप्लाई किया, सिखाना शुरू किया। और ये जैसे जैसे सिखाते हैं माइंड शार्प होता जाता है, माइंड और भी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाता है। दोस्तों, आज दो बहुत ही प्यारे टेस्टिमोनियल मेरे पास आए, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग आज शायद लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि 8:45 तक हमारा कंटेंट खत्म हो जाए, ताकि 15 मिनट आप लोगों के काफ़ी सवाल भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और ज़िंदगी से रिलेटेड, उनका भी आंसर दे सकें। दोस्तों, ये वर्कशॉप जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा हसीन होता जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स आर टॉट इन द एंड ऑफ द वर्कशॉप, ताकि एंड तक लोगों को ग्लूड रखा जाए। अभी तो अगर आपको 12 दिन पसंद आ रहे हैं तो आगे जो जो टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी वो सारी टेक्निक्स आपको पूरी तरह से बदल देगी। बट आपसे एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है, लाइव ही अटेंड करें। ये बिल्कुल मत सोचें कि रिकॉर्डेड मिल जाएगा, क्योंकि हमारी टीम अब विचार कर रही है कि रिकॉर्डेड को हटा देते हैं, क्योंकि कई बार रिकॉर्डेड के चक्कर में लोग लाइव नहीं जुड़ते हैं, राइट। बट लाइव में ही आदमी पूरा देखता है 1.5 घंटे तक। रिकॉर्डिंग को कई आदमी आगे कर करके थोड़ा काट काट के देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे आता है या ये, लेकिन लाइव में आदमी के पास ऑप्शन नहीं है वो चीज़ करने का। इसीलिए लाइव देखें, हर रोज़ लाइव जुड़े 7:30 से 9। देखिए 12 दिन आपने पेशेंस रखा है, अगले 16 दिन और आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि 16 दिन आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं वादा करता हूँ, चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी आए लाइफ में, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होगी अगर ये आपने 28 दिन पूरे शिद्दत के साथ अटेंड किया। क्योंकि ये 28 दिन का वर्कशॉप लाने के लिए गट्स चाहिए, ये 28 दिन का वर्कशॉप लाने के लिए उतना ज़्यादा रिच कंटेंट चाहिए। अगर मैं 28 दिन का कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, इसका मतलब 42 आवर्स का कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वर्ल्ड क्लास प्रीमियम कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। इस 42 आवर्स के प्रीमियम कंटेंट को डिलीवर करने के लिए पता है मेरे पास कम से कम 500 से 1000 घंटे का डिलीवरी कंटेंट ऑलरेडी मेरे माइंड में है, मेरे हार्ट में है। मैंने सीखा है उतना मैंने पढ़ा है, और वो सब चीज़ें इसकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये इनवैल्यूएबल है। आप इसकी पैसों में वैल्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मैंने यही सारी चीज़ें सीखी तो उससे मैं पता नहीं ज़िंदगी भर में कितना अरबों रुपया या करोड़ों रुपया कमाऊंगा, राइट। तो ये जो सीखा है उसका कितना वैल्यू हो सकता है, और आप जो आज इसे सीख रहे हैं उसका कितना वैल्यू हो सकता है। ये आइए एक बहुत ही प्यारा सा टेस्टिमोनियल देखते हैं। एक टेस्टिमोनियल है, इसके पीछे वाला टेस्टिमोनियल, कैन यू जस्ट गिव मी आगे, मे बी नेक्स्ट, हाउ डू आई, हाँ। हेलो सर, मैं गणेश भोसले। आपकी वर्कशॉप पे पहले मैं खुद को बहुत कमजोर समझता था। मैं अपने पेरेंट्स के साथ खेत में रहता हूं, नजदीक ही हमारा गांव है, लेकिन पहले मैं हमेशा गांव में जाने से पहले यह सोचता था कि
मैं जाने से पहले ये सोचता था कि मैं बहुत पतला हूं, मेरी हाइट कम है, मुझे कम उम्र के लड़के मुझसे कम उम्र के लड़के मुझसे ज़्यादा हट्टे कट्टे हैं, लंबे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर अनकॉन्फिडेंस फील करता था। जब भी मेरे माता पिता मुझे गांव में जाने के लिए कहते थे तो मैं हर बार मना कर देता था, क्योंकि मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। कई बार तो मैंने कई महीनों तक गांव में जाता ही नहीं था, लेकिन आपके वर्कशॉप डेली अटेंड करने से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। अब कहां चला गया, इतना तेज स्क्रॉल मत करो राहुल। अब मैं हर दिन गांव में जाता हूं और अपने आप को सबसे अच्छा समझता हूं। आई थिंक गणेश के लिए एक बार तालियां हो जाए दोस्तों, क्योंकि एक वर्कशॉप समझ के वो जो मेरी बातें सुन रहा है, पूरे दिल से सुन रहा है, पूरे शिद्दत से सुन रहा है, आई थिंक उसके कारण जो कॉन्फिडेंस गणेश के अंदर आया है वो अमेजिंग है। एंड दोस्तों, कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा गहना है। आप जैसे हैं वैसे हैं यार, अभी उसमें क्या बदल सकते हो। आप काले हैं तो काले हैं, आप गोरे हैं तो गोरे हैं, आपके बाल कम हैं तो बाल कम हैं, आप छोटे हैं तो छोटे हैं, आप लड़का हैं तो हैं, लड़की हैं तो हैं, आप गांव से हैं तो हैं, आप शहर से हैं तो हैं, आप पता नहीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है, आपको अंग्रेजी आती है तो है, ठीक है, नहीं आती तो नहीं आती, आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं तो है, नहीं है तो नहीं है। इट डजंट मैटर दोस्तों, इट डजंट रियली मैटर हु यू आर, इट डजंट मैटर। आप कौन हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, आप क्या करते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप कौन हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो हैं उससे क्या करते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। Am I right or wrong? So दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि आप में से हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि यू आर मोर देन इनफ। आप जैसे हैं पर्याप्त से बहुत ज्यादा हैं। थैंक यू सो मच। आइए, एक और बहुत ही प्यारा सा टेस्टिमोनियल है, ये तो खैर इस वर्कशॉप के लिए है, उसके पीछे वाला या भूमिका ने लिखा है। भूमिका, आई एम ऑसम, थैंक यू फॉर conducting this 28 days workshop. Every day I come across so many people who are contributing to the society in these difficult, however your contribution is simply mind blowing. From conducting pranic healing meditation sessions to motivational session in the evening, your contribution should be written in the history of India about how brilliantly you came forward to support Indians and motivated them to lead a happy, positive and beautiful life where most of the people are also busy taking advantage. Thank you so much, Bhumika. That's so amazing. That's so amazing, dear. That's so amazing. Thank you so much. आप में से कई लोग इस तरह के बहुत ही पावरफुल और प्यारे फीडबैक इस वर्कशॉप के बारे में दे रहे हैं। खैर दोस्तों, आइए आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में हमारे पास सब कुछ होता है, हमने सब कुछ सीखा होता है, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक मोनेस्ट्री थी और उसमें बहुत ही सीनियर मंक थे और हर मंक के अलग अलग काम होते थे। किसी मंक को मोनेस्ट्री की रख रखाव का काम दिया जाता था। तो मंक्स को क्या हर चीज़ सिखाई जाती है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया जाता है। उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो हर हाल, हर काल, हर चाल में अपनी ज़िंदगी को संवार सकें, खाना भी बना सकें, खाना भी परोस सकें। ओके, मोनेस्ट्री के और काम भी, चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में मोनेस्ट्री में लोगों को सर्व करना हो, चाहे गेस्ट को सर्व करना हो, चाहे मालिश करना हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, हर चीज़ मोनेस्ट्री में मंक्स को सिखाई जाती थी। तो एक बहुत ही विद्वान, बड़े, बहुत ज़्यादा आई वुड से बुद्धिमान मंक थे, बहुत पहुँचे हुए मंक थे। तो उन्हें जब वो मंकहुड सीख रहे थे तो उन्हें काम मिला। क्या काम मिला उन्हें काम मिला एक दीवार बनाने का। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके एक दीवार बनाई, और जब दीवार बनाई तो उन्होंने हर एक ईंट को बहुत ही मेडिटेशन की तरीके से, बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से उन्होंने उस ईंट को रखा, प्रॉपर प्लास्टर किया, सब कुछ किया, और वो दीवार इतनी प्यारी बनी, इतनी प्यारी बनी, इतनी प्यारी बनी। उसमें कम से कम 10,000 ईंटें लगी हुई थी, इतनी लंबी वो दीवार थी, और एक एक ईंट बिल्कुल मेटिकुलसली, बहुत ही अच्छे तरीके से लगी हुई थी। लेकिन मोनेस्ट्री में कई लोग जब घूमने आते थे, अब मतलब ये दीवार बने काफ़ी साल हो गए थे, 10 साल 15 साल हो गए थे, मोनेस्ट्री में घूमने के लिए कई लोग आते थे, और इन सीनियर मंक को अब जिम्मेदारी दी गई थी कि
मॉनेस्ट्री में जितने भी लोग घूमने आए उनको अच्छे से मॉनेस्ट्री दिखाएं, हर एक पहलू में, हर एक कॉर्नर में मॉनेस्ट्री के ले जाएं और दिखाएं। ये मंक हमेशा एक काम करते थे, ये पूरी मॉनेस्ट्री दिल से लोगों को घुमाते थे, लेकिन इस दीवार की तरफ लोगों को कभी नहीं ले जाते थे। इनकी खुद की बनाई हुई दीवार थी, पूरी मॉनेस्ट्री को घुमाते थे लेकिन इस दीवार की तरफ नहीं ले जाते थे, इस दीवार की तरफ नहीं ले जाते थे। तो एक बार बहुत सीनियर मंक थे, उन्होंने उनसे पूछा, ए मेरे भाई, मैंने देखा है अक्सर कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, इतने ज़्यादा विद्वान हो, आपने इतनी तपस्या की है, इतनी मेडिटेशन की है, लेकिन जब भी आप मोनेस्ट्री घुमाने के लिए ले जाते हो लोगों को, आप अपनी इस दीवार की तरफ नहीं ले जाते हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मंक थे, दोनों अंदर के थे। तो ये सीनियर मंक ने कहा, एक्चुअली ये जो दीवार है ना, इसमें 10,000 से ज़्यादा ईंटें लगी हुई है और सभी ईंटें सही लगी हुई है, बट एक ईंट जो है ना वो खराब लगी हुई है। तो मुझे अंदर से ऐसे कचोटता है कि यार किसी की नज़र उस ईंट पे पड़ गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि यार इस मंक को ईंट लगाना नहीं आता, वो इस दीवार के बारे में कंप्लेन करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कंप्लेन करेगा, एंड इसीलिए मैं उसको नहीं ले जाता। तो सीनियर मंक मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी में 10,000 ईंटें सही लगाई हुई है, लेकिन सिर्फ एक ईंट गलत लगाई हुई है, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उस एक ईंट की तरफ जा रहा है। 10,000 ईंटें सही लगाई हुई है, सिर्फ एक ईंट गलत है और उस एक ईंट की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। दोस्तों यही हमारी जिंदगी में हो रहा है। हमारे पास आज दिया हुआ सब कुछ है, सारी चीजें हैं, सभी की तरफ ध्यान देने की बजाय हमारा फोकस उन चीजों पे चला जाता है जो हमारे पास नहीं है, और इसी के कारण हम लोग सफर करते रहते हैं, और इसीलिए हम अपने ही राह में बाधा डालते हैं। हमें अचीव बहुत कुछ करना है, लेकिन हमारे रास्ते में बाधाएं हम खुद डालते हैं। 4 बहुत ही पावरफुल चीजें आपने इस वर्कशॉप में सीखी। पहली थी बर्निंग डिजायर, दूसरा एब्सोल्यूट क्लैरिटी, तीसरा है होप एंड फेथ, एंड चौथा था जीरो डाउट। और ये एक ईंट डाउट क्रिएट कर रही है, ये एक चीज जो आपको नहीं आती वो डाउट क्रिएट कर रही है। ये एक छोटी सी चीज जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने बारे में, मैं पतला हूं, जैसे कि वो टेस्टिमोनियल आया, मैं पतला हूं, एक छोटी सी ईंट है, अरे मम्मी है, पापा हैं, खेत हैं, खलियान है, बिजली है, पानी है, सांस है, बॉडी है, पांव है, चल सकते हैं, खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बट एक ईंट, मैं पतला हूं, इस एक ईंट पे फोकस से पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर रहा था ये लड़का। एक चीज पे फोकस ना करें दोस्तों, पूरी जिंदगी पे फोकस करें। एज एन ओवरऑल जिंदगी में कितना कुछ आपको मिला है, हर चीज पे फोकस करेंगे तो मैजिक ही मैजिक होता जाएगा। दोस्तों आज हम सीखेंगे पावरफुल 5 चीजें, 5 ऐसी चीजें जो अगर आपने जिंदगी में मास्टर कर ली तो आपकी जिंदगी में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। और ये 5 चीजें, देखिए मैं हमेशा मिरेकल्स में बिलीव करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जहां लॉजिक स्टॉप हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है। हमारा लॉजिक है कि यार मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मेरा लॉजिक था कि यार इतना जल्दी कैसे 10-10, 20-20, 25-25 हजार लोग मेरे वर्कशॉप में आ पाएंगे। आई मीन इट इज इम्पॉसिबल, लॉजिक था। लेकिन पिछले 1.5 साल में मिरेकल्स हो गए, मैजिक हो गए, एंड मैजिक के साथ आप लोग सभी जुड़ रहे हैं, एंड दिस वर्कशॉप इज रीचिंग टू एवरी सिंगल नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आस्था चैनल पे ये मैजिकल वर्कशॉप आ रहा है आज की डेट में। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। ये तो था कि आएगा कभी तो, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा, ये मैजिक है, मैजिक है। आप लोगों को ये 28 दिन का वर्कशॉप जो प्रीमियम कंटेंट है, वर्ल्ड में आप में से किसी को भी इंटरनेट पे बिखरा हुआ जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन कभी भी इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में किसी ट्रेनर के द्वारा बहुत ही रेयरली दिया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेट में ये मैजिक है। जहां लॉजिक स्टॉप होता है वहां मैजिक, क्योंकि हम में से कोई नहीं बता सकता कि गरीब गरीब क्यों रह जाता है, अमीर अमीर क्यों बन जाता है, हम में से कोई नहीं बता सकता। और लेकिन कई लोग गरीब हैं लेकिन ओवरनाइट सफलता भी आ जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? लॉटरी निकल जाती है। जहां लॉजिक खत्म हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है, और मैजिक ही है लॉजिक में हम लोग जी रहे हैं। 2 और 2 4 होते हैं। हम जब 10,000 कमा रहे हैं तो 20,000 का सपना देख रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं तो 50,000 का, 50,000 कमा रहे हैं तो 1 लाख का, 1 लाख कमा रहे हैं। हमने सबने सीढ़ियों में सोचना शुरू कर दिया है, स्टेप्स में हम सोचते हैं, यहां से फिर अगली स्टेप से अगली स्टेप। बट मिलियनेयर, बिलियनेयर या दुनिया के बड़े लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, वो पूरे हवा में सोचते हैं। वो लोग हैं यहां पे, लेकिन उनकी सोच यहां की है।
उनके पास इस समय कुछ भी नहीं रहने दो, लेकिन वो फिर भी दुनिया बदलने की, देश बदलने की बात करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रहने दो, फिर भी वो लाखों लोगों को सर्व करने की बात करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं रहने दो, लेकिन वो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की क्रांति लाने की बात करते हैं। और उनकी वो सोच तब होती है जब उनके पास कुछ नहीं होता। एंड दोस्तों, जब कुछ नहीं होता तब इतनी बड़ी सोच रखना, आई थिंक ये पहला टेस्ट है आपका यूनिवर्स की तरफ से कि क्या सच में आप बड़ा सोचते हो, क्या सच में आपके सपने बड़े हैं। सपने ही नहीं है तो होगा कैसे। मैंने ये वर्कशॉप करने की सोचा नहीं होता तो ये वर्कशॉप होता नहीं, आपने अटेंड करने की सोचा नहीं होता तो ये होता नहीं। ऑलराइट, हमें मैजिक के ऊपर काम करना है। जब हम यहाँ पे हैं और यहाँ की सोच रहे हैं, हमें, हमारा काम ये नहीं है ये कैसे होगा, ओके, ये कैसे होगा, ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम क्या है इसको समझ लेते हैं। मेरा काम एक ही है, मेरा काम है कि ये वर्कशॉप होना चाहिए। मेरा एक ही काम है कि आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट दिस मैजिक। हाउ डू आई क्रिएट द मैजिक? आई डोंट नो। ये यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, मुझे इससे सिर्फ मांगना है, इस ब्रह्मांड से मुझे मांगना है। ये ब्रह्मांड मुझे देगा कि नहीं देगा, जस्ट अ मोमेंट, ये ब्रह्मांड मुझे देगा कि नहीं देगा और कितना देगा, या हाउ इट विल गिव मी, ये हाउ मेरा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाना चाहते हैं आपकी जिंदगी में तो ये पूछना छोड़े ये होगा कैसे। इट्स लाइक दिस, देखिए, भगवान सामने खड़ा है और आपको सब कुछ दे सकता है, सब कुछ बोलता है कि यार जो चाहे ले ले। और आपने भगवान से मांगा, भगवान मुझे XYZ चाहिए, मुझे लाखों लोगों की सेवा करनी है। और भगवान कहता है, या ये यूनिवर्स कहता है, या ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। उतनी देर में जैसे ये जिनी या भगवान थोड़ा सा जाने लगते हैं आपकी सहायता करने के लिए यूनिवर्स में, आप कहते हो लेकिन एक मिनट करोगे कैसे? अरे ये तो बताओ करोगे कैसे? जैसे इमेजिन करो आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, वेटर ने ऑर्डर लिया पनीर टिक्का मसाला, और वेटर ऑर्डर लेके जाने लगा और आपने कहा रुक 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 रुक, पहले बता बनाएगा कैसे, ये पहले यहां बता मुझे, हाउ वुड इट हैपन? वो वेटर कहेगा यार मैं तो वेटर हूं, नहीं मुझे बता तो सही, हाउ वुड इट हैपन? अरे आई एम जस्ट अ वेटर, कैसे बनाएगा? वो शेफ बनाएगा, मैं क्या जानूं? अरे नहीं, आपको बताना पड़ेगा भाई, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मेरे को पता तो होना चाहिए बनेगा कैसे। वेटर कहेगा गेट लॉस्ट। ऐसे ही भगवान कहेगा गेट लॉस्ट। तेरे को ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर, तेरे को यकीन नहीं है, तेरे को फेथ नहीं है, तो गेट लॉस्ट। आपको ये नहीं पूछना है हाउ। आज बहुत ही प्यारी सी एक कहानी सुनाई दी। एक बहुत बड़े वेद जी होते थे और अपने पुराने से घर में अपनी बीवी और एक छोटी सी बच्ची के साथ रहते थे। उनकी बिटिया बहुत अराउंड 5 साल 10 साल की होंगी। वेद जी बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पुराना सा घर था, छोटी सी एक डिस्पेंसरी घर के आगे खोली हुई थी। और उनका एक हमेशा उसूल रहता था कि वो ज़्यादा खुद से होके कभी भी पैसे मांगते ही नहीं थे। और रोज़ की बात होती थी कि अंदर जो उनकी वाइफ होती थी वो हमेशा उनको एक लिस्ट बना के दे देती थी कि आज घर में ये 5 चीज़ों की ज़रूरत है, एसेंशियल चीज़ों की लिस्ट, कि भाई हेयर ऑयल चाहिए या आटा चाहिए या दाल चाहिए, ये 5 चीज़ों की लिस्ट बना दी। तो वैद्य जी क्या करते थे, उस लिस्ट को लेके क्लिनिक में बैठते थे और लिस्ट को लेके क्लिनिक में बैठते थे, किसी से पैसा लेता नहीं थे। आते थे, मरीज आते थे, मरीजों को देखते थे, दवाई दे देते थे। दवाई देने के बाद कुछ मरीज मर्जी से पैसे दे देते थे, कुछ नहीं देते थे। और वैद्य जी को मान लीजिए आज 200 रुपए की ज़रूरत है, जैसे ही उनके पास 200 रुपए आते, उसके बाद अगर कोई भी मरीज आता तो उनसे वो पैसे बिल्कुल नहीं लेते थे, सीधा बोलते थे आज गल्ला बंद हो चुका है, आज का गल्ला बंद हो चुका है। ऐसे करते करते दिन चलते गए, साल बीतते गए, एंड सरप्राइजिंगली जो भी लिस्ट उनको रोज मिलती उतना पैसा रोज अरेंज हो जाता। एंड वैद्य जी इस चीज़ से बड़े खुश थे, बहुत ज़्यादा आई थिंक पूरी तरह से प्रभावित भी थे। भगवान को हमेशा शुक्रिया भी बोलते थे कि ऊपर वाला देख रहा है ना, वो सारी ज़रूरतें अपने आप पूरा कर रहा है। और यही सिलसिला चलता गया। रोज़ लिस्ट आती, लिस्ट में अगर 50 रुपए की ज़रूरत है तो 50 रुपए जैसे ही मरीजों से आते उसके बाद वो कह देते गल्ला बंद है। उसके बाद उन्होंने 100 मरीज देखे तो भी वो पैसा देना भी चाहते तो नहीं लेते। एक दिन ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया, 20-25 साल गुजर गए, लड़की बड़ी हो गई। एक दिन उनकी वाइफ ने उन्हें लिस्ट थमाई और उस लिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें डाली और साथ ही साथ उसमें लिखा कि 25 दिन बाद आपकी बेटी की शादी है, बेटी की।
और उसके लिए गहना भी चाहिए, भात का सामान भी चाहिए, साड़ियाँ भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे ही लिस्ट खोली, वैद जी का सर चकरा गया। ओ माय गॉड, उनको तारे दिखने लगे। ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये तो लाखों रुपए की जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, वो लिस्ट ली हाथ में और ऊपर जो आटा दाल जो भी लिखा हुआ था उस सामान के आगे उन्होंने लिख दिया कि ठीक है, ये मैं अरेंज करता हूं। और जो भी भात का सामान, गहने का सामान, जितनी भी साड़ियां, कपड़े, इन सारे सामानों के आगे उन्होंने ब्रैकेट लगाया और लिख दिया, ये भगवान की जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? भगवान की जिम्मेदारी है, वो जाने, उसका काम जाने। तो आज एक बहुत बड़ा मंत्र आपको दे रहा हूं दोस्तों। जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम जिसने दी उसी को सौंप दो। तो मंत्र है लेट हिम सी, लेट हिम सी। उनको देखने दो, भगवान को देखने दो। तो ये भगवान का कार्य है, उसको देखने दो, या ब्रह्मांड को देखने दो, या ये जिनी को देखने दो। ये मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर, कई लोग कहेंगे सर प्रॉब्लम तो मेरी ही है, ऐसे कैसे कह दूं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार आपका पूरा दिमाग खप चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा, फिर भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। क्या करोगे उसके बाद? वैद जी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। उन्होंने कहा ये भगवान देखेगा, ये भगवान का काम है। उस दिन वैद जी जाके बैठे, सुबह से 10-5 मरीज आए, आटे दाल का सब सारा सामान का अरेंजमेंट हो गया। एंड वैद जी ने बिल्कुल भी देखा नहीं उस लिस्ट की तरफ। करीब 2 बजे के आसपास एक जेंटलमैन गाड़ी में से उतर के अंदर आए। सूट बूट में वो जेंटलमैन थे। और जैसे ही वो जेंटलमैन आए, वैद जी ने पूछा कि भाई अगर आप मरीज हो तो इधर आके बैठो, मैं आपकी नाड़ी वाड़ी चेक करके बताऊंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और अगर आपके घर में कोई और बीमार है तो आप सामने से बताओ, अच्छे खासे आदमी लग रहे हो। तो उन्होंने कहा, वैद जी आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे क्या हुआ बेटा? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं, एक बार मैं दवाई लेने के लिए आया था तो आपने कहा था गल्ला बंद, और दूसरी बार मैं जब दवाई लेने आया था तब आपने फिर से यही किया कि गल्ला बंद। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप दवाई का पैसा लेंगे, लेकिन आपने 3, 4, 5 बार दवाई बंद, गल्ला बंद, और मैंने देखा हजारों लोगों को आप ट्रीट करते हैं गल्ला बंद। कहते हैं वैद जी मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गया हूं पूरे परिवार के साथ, लेकिन मुझे एक बार जब मैं आया था तो आपकी छोटी बिटिया कह रही थी चलो घर चलो पापा, भूख लगी है, 2-3 बज गए हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ था, मेरी गाड़ी का पंक्चर हो गया था टायर, मेरा ड्राइवर टायर बदलने के लिए काफ़ी देर लगा रहा था, तब तक आप गए नहीं, शायद मैं यहाँ बैठा था इसलिए आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे और आपकी बिटिया को भी खाना नहीं खाने दे रहे थे, तो मैं समझ गया कि आप बहुत बड़े संत हो। और वैद जी एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरे घर में संतान नहीं थी और मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे पुड़िया बना के दी थी, मैंने कहा था पैसा ले लीजिए और आपने फिर से कहा गल्ला बंद। मतलब इतनी बड़ी दवाई देने के बाद और आपके आशीर्वाद से मेरे घर में आज की डेट में 2 फूल खिले हुए हैं, 2 बच्चे हैं। तो वैद जी मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरी बिटिया अभी बड़ी हो गई है और मेरी बिटिया जब बड़ी हो गई है तो उसकी शादी है, और जब मेरी बिटिया की शादी है तो जब मैं बिटिया की शादी के लिए भात का सामान खरीद रहा था तो मेरे माइंड में आपकी वो बच्ची 5 साल 7 साल की बच्ची उस समय घूम रही थी कि शायद आज वो भी 20-25 साल की हो गई होगी, कहीं उसकी भी शादी के लिए ज़रूरी होगी। और मुझे आपकी लाइफस्टाइल देख के, आपके तरीके काम करने को देख के समझ में आता है कि आपने कभी भी बच्ची के भात के लिए कुछ किया नहीं होगा, आपने भगवान पे ही छोड़ा होगा। तो मैंने वो अरेंजमेंट कर दिया है, क्या मैं वो सारा सामान आपके लिए ला सकता हूँ? ये देखते ही वैद जी रो पड़े। उन्होंने कहा यार ये भगवान की लीला का मुझे विश्वास नहीं होता। आज ही मेरी वाइफ ने लिस्ट बना के मुझे दी है और उसमें मैंने लिखा था भगवान सोचेगा, और आज आप मेरे बारे में भगवान बन के आए हैं। आई थिंक भगवान की लीला अपरंपार दोस्तों। इसीलिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं हाउ विल इट हैपन, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है ऑर्डर देना। तो ऑर्डर देते जाओ, ऑर्डर देते जाओ, छोड़ते जाओ। क्या चाहिए बोलो तो सही, क्या चाहिए बोलो तो सही। चाहिए पैसा, बोल दो पैसा चाहिए। चाहिए आपको नाम, बोल दो नाम चाहिए। शोहरत, शोहरत चाहिए। जो चाहिए बोल दो। बोलने में जाता क्या है? लिख दो, लिखने में जाता क्या है? मैंने आपको बताया था कि तिरुपति बालाजी के एक वर्कशॉप में मैं गया था, वहां मैंने लिखा 3 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद सोचा 5 लाख लिख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सोचा 10 लाख लिख देते हैं, पेपर में 10 लाख लिख के डाल दिया। इन 1 साल के अंदर 1 करोड़ 8 लाख का टर्नओवर या 1 करोड़ 10 लाख का टर्नओवर उस समय हुआ। ओके, एग्जैक्टली वही 10 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट अकाउंट में आया। लेकिन एक गलती कर दी मैंने एक नियम उसमें अपनाया नहीं। और नियम क्या था? एब्सोल्यूट क्लैरिटी। क्या होना चाहिए? अगर आप जो भी ऑर्डर दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट क्लैरिटी, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, मुझे 10 लाख रुपए महीना चाहिए।
लेकिन मैंने ये नहीं लिखा कि उसमें से प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मैंने ये नहीं लिखा उसमें से सेविंग कितनी होनी चाहिए। तो 10 लाख रुपए महीना तो आया, लेकिन खर्चे भी उतने ही आ गए। सो आपको आज के बाद अगर मांगना है तो पूरी क्लैरिटी के साथ मांगना है। कई लोग कहते हैं सर मैं देख रहा हूं, मैं मर्सिडीज बेंज चला रहा हूं, ये गाड़ी मेरी हो सकती है, आप ड्राइवर बन सकते हैं। आप कहते हैं मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए, 5 लाख रुपए महीना आ सकता है, लेकिन खर्चा 8 लाख रुपए का आ गया तो क्या कर लोगे? 5 लाख कमा के भी हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए अगर पैसा चाहिए तो लिखिए मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ नेट प्रॉफिट चाहिए, या मुझे 3 लाख रुपए पर मंथ की सेविंग चाहिए, या मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ का फिक्स्ड डिपॉजिट करवाना है। ऐसा अगर आपने क्लियरिटी के साथ लिखा और लिखते गए, आपको लिखने के पूरे तरीके बता दिए मैंने, बस कहीं ना कहीं ये गलती हो जाती है, कैसे होगा? क्योंकि बुद्धिजीवी इंसान है ना, लॉजिक में ही जीता है। लॉजिक, मैं कहता हूं दोस्तों मेरे साथ बोलिए, वेयर लॉजिक स्टॉप्स मैजिक बिगिंस, वेयर लॉजिक स्टॉप्स मैजिक बिगिंस। Am I right? Are you getting it guys? Are you getting it? जहां लॉजिक खत्म हो जाता है वहां मैजिक शुरू हो जाता है, और ये ही पावर है हम सबका, मैजिक। मैजिकल है हम लोग, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पावर है, हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर छोड़ना होगा। सो मंत्रा क्या है दोस्तों? लेट हिम सी। प्रॉब्लम है ना, नहीं समझ में आ रहा है, अपनी बुद्धि लगा चुके हो, अपना दिमाग लगा चुके हो, लेट हिम सी नाउ, लेट इट गो। पूरे ब्रह्मांड को दे दो ये प्रॉब्लम। ब्रह्मांड, मैं भी वही ऊर्जा हूं जो तुम हो, और मैं अगर ऊर्जा का अंश हूं, यानी कि मैं तुम्हारा अंश हूं, मतलब मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मैं तुम्हारा शागिर्द हूं, प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, एंड लेट्स सी कैसे हो जाएगी। तो मंत्र सीख लीजिए, लेट हिम सी। कोई भी प्रॉब्लम है, लेट हिम सी। कोई भी तकलीफ है, लेट हिम सी। आज लॉकडाउन के कारण बिजनेस नहीं चल रहा, लेट हिम सी। आज लॉकडाउन के कारण तकलीफ हो रही है, लेट हिम सी। आज कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज है, लेट हिम सी। आज कोरोना हो गया है, अपनी दवाई ववाई आप लेते रहो और उसके बाद आगे की चीजें, लेट हिम सी। ज्यादा सोचने से क्या होने वाला है? क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे पास, पैसा आएगा नहीं आएगा? मैंने तो अक्सर अपनी जिंदगी में यह अनुभव किया है, और आपने भी अनुभव किया होगा, कि जब जब मुसीबतें आई, जब जब प्रॉब्लम्स आई, जब जब चैलेंजेस आए, उस समय बहुत बुरा लगा, तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद ग्रोथ ऐसे हुई, शूम, उसके बाद ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस ने मुझे निखार दिया। दोस्तों जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो, जब आप जीतते हो, तो आप सीखना बंद कर देते हो, लेकिन जब आप हारते हो तो आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर वापस सीखना शुरू करते हो कि नहीं मुझे जीतना है। वो जीतने की ललक में आपकी जर्नी जबरदस्त होने लग जाती है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं हार गए, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो गए, तो बहुत कुछ छूट जाता है। तो आइए आज सीखते हैं ये कौन सी 5 चीजें हैं जिनको हमें मैनेज करना सीखना है। ये 5 चीजें मैनेज करना सीख गए, बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये 5 चीजें मैनेज करना सीख गए तो पैसों की साथ होने लगेगी। लीडरशिप के रोल में हो तो प्रमोशन होने लगेंगे। अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपके दिन दूने रात चौगने फॉलोवर्स बढ़ते रहेंगे। अगर आप ये 5 चीजें सीख गए, इनको मैनेज करना सीख गए, आपका रेस्टोरेंट है तो वो बिजनेस चल पड़ेगा। अगर ये 5 चीजें मैनेज करना सीख गए तो आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा निखार आता जाएगा, आपकी हेल्थ में सुधार होता जाएगा, आपका जिंदगी का हर एक पहलू व्यवस्थित होता जाएगा, पूरी तरह से सब बदल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, आर यू रेडी टू लर्न गाइज? आर यू रेडी टू लर्न अबाउट दीज 5 थिंग्स? इफ यू आर रेडी देन लेट्स गो एंड लेट्स सेलिब्रेट बिफोर वी बिगिन दिस न्यू सेशन। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट एंड सी। थोड़ा सा सेलिब्रेशन एंड थोड़ा सा जोश एंड थोड़ा सा जुनून। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों ये 5 चीजें जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे रियलिटी में समझ में आई कि यार हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। ओके,
और ये पांचों चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये पांच चीजें जब तक आप मैनेज नहीं करना जानोगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, तब तक आपका माइंड आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। क्योंकि ये पांचों चीजें मैसिव सक्सेस दिलाने वाली है, मैसिव सक्सेस, छोटी मोटी सक्सेस नहीं, मैसिव। और जितने भी लोग आज बड़े हैं वो इसीलिए बड़े हैं क्योंकि इन्होंने पांचों चीजों को ढंग से मैनेज किया है। दोस्तों प्रॉब्लम क्या है समझिए, हमें से हर एक आदमी बढ़ना तो बहुत चाहता है, लेकिन हमें बहुत सारे चैलेंजेस दिखते हैं, आगे बहुत सारे चैलेंजेस दिखते हैं, और उन चैलेंजेस को देख के हम अपने माइंड में कहानियां बनाना शुरू करते हैं। ओह माय गॉड कैसे होगा, कैसे करते होंगे, कैसे। जैसे आज अगर हमने किसी भी बिलियनेयर की कहानी सुनी, ओके, मान लीजिए आपने कहानी सुनी बिनी बंसल, सचिन बंसल की, जिन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया, तो आपको पता है कि वो सबसे पहले वो डोर टू डोर या क्रॉसवर्ड के सामने खड़े होकर पैम्पलेट बांटते थे और बोलते थे किताब खरीदनी है हमारी वेबसाइट से खरीदो। दोनों पार्टनर आज बिलियनर्स है, लेकिन खड़े होके किताबें बांटते थे। यू नो, अगर आप थोड़े दिन पहले मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था ए वैल्यूमिनी सर को। ए वैल्यूमिनी सर जो कि थायरोकेयर कंपनी के एमडी हैं, जब वो आए उन्होंने शेयर किया कि भूपेंद्र मेरे पास पैसा नहीं होता था, ट्रैवल करने के लिए पैसा नहीं होता था, मैं सालों तक मुंबई में भटका हूं, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। यू नो, इतना सारा चैलेंज उनकी लाइफ में हुआ। मैंने कल्पना सरोज मैम को बुलाया, जो कि आज कामिनी ट्यूब्स करके कंपनी है, उसकी सीईओ है। 2000 करोड़ से ज्यादा की इस कंपनी है ये, 2000 करोड़। और उन्होंने कमानी ट्यूब्स की सीईओ है वो, और कमानी ट्यूब्स में 2000 करोड़ का एम्पायर चलाती है। लेकिन वो महिला वो है जो सुसाइड करना चाहती थी, वो महिला वो है जिसके हाथ में उसकी बहन की डेथ हो गई थी, क्योंकि बीमारी का इलाज नहीं करवा सकते थे। ये 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये बिलियनर, ये मिलियनर, ये सेलिब्रिटीज, ये सभी लोग ऐसे ही नहीं बने। ये सभी लोग बहुत ज्यादा मुसीबतों से गुजरने के बाद बने। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी आपके साथ काम करेगा जब मुसीबत के समय भी आपने उसको अपनाना सीख लिया। दोस्तों आइए सीखते हैं, पहली चीज कौन सी है जिसको हम मैनेज करना सीख रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड रिजेक्शन। एक आम आदमी सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डरता है तो वो डरता है रिजेक्शन से। उसको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है, उसको रिजेक्शन से डर लगता है, घबराहट होती है। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों पूछूं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं करता, मैं नहीं सोचता, मैं नहीं समझता, मैं थोड़ी मांगूंगा किसी से। ये आम आदमी सेल्स नहीं करना चाहता, ओके, मीटिंग हैंडल या प्रेजेंटेशन नहीं देना चाहता, राइट, बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहता, लाइफ में सेफ खेलना चाहता है, अपने बच्चों को भी सेफ खेलने की ही हमेशा शिक्षा देगा। रिजेक्शन, इनको डर लगता है सबसे ज्यादा किससे? रिजेक्शन से। ये कभी भी एडवेंचर ट्रिप्स पे नहीं जाते क्योंकि वहां पे रिस्क है, ओके। मतलब हर जगह पे जहां रिजेक्शन है, जहां लोगों का डर है, वहां ये जाना ही नहीं चाहते। ये लोग हमेशा रिजेक्शन को डरते हैं। इंश्योरेंस इनको बेचना अच्छा नहीं लगता, मतलब इनको कई सारी चीजों से डर है। दोस्तों दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं वो इसलिए बड़े बने क्योंकि उन्होंने रिजेक्शन को ग्रेसफुली फेस किया। आपने जॉब्स मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। स्टीव जॉब्स के ऊपर है, जॉब्स। एंड स्टीव जॉब्स को कहते हैं कि सबसे बड़ा रिजेक्शन हुआ। एंड क्या हुआ वो सबसे बड़ा रिजेक्शन? वो अपनी कंपनी बना रहे थे और अपनी कंपनी बनाते 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 उन्होंने अच्छा काम करना शुरू किया और अब कंपनी बड़ी होने लगी। और कंपनी जब बड़ी होने लगी तो शेयर मार्केट में शेयर बिक गए, शेयर बेचे गए, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स आ गए। इन्वेस्टर आ गए तो नया बोर्ड बना। उस बोर्ड के मेंबर थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे बोर्ड को, वी विल डू समथिंग न्यू। बोर्ड कहता था नहीं, हमें आईबीएम जो कर रहा है वो करना है, हमें आईबीएम को टक्कर देना है, हमें माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देना है। स्टीव जॉब्स कहता था आई एम नॉट हियर टू डू or follow or do anything. I'm not here to copy someone. You know, I don't want to copy. ये स्टीव जॉब्स कहते थे, I don't want to copy. बोर्ड ने कहा बॉस लिसन, मार्केट में आईबीएम चल रहा है, आईबीएम टॉप पे है, आईबीएम नंबर 1 प्लेयर है, आईबीएम का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, एप्पल का इतना सा है, आईबीएम का इतना बड़ा है, हमें आईबीएम को फॉलो करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट तेजी से बढ़ रहा है, एप्पल कुछ नहीं बढ़ रहा है, और तू कहता है नया करेंगे। पूरे बोर्ड ने कहा स्टीव लिसन, यू विल हैव टू लिसन।
स्टीव जॉब्स ने कहा मैं नहीं मानूंगा ये चीज। बोर्ड ने कहा यू आर रिजेक्टेड, फायर्ड, यू आर फायर्ड मैन, यू आर फायर्ड। जो बंदा कंपनी बनाता है उसी कंपनी से फायर कर दिया जाता है। यू आर फायर्ड स्टीव। स्टीव जॉब वॉज फायर्ड, लेकिन उसने रिजेक्शन को मैनेज किया। उसने रिजेक्शन को मैनेज किया। वो मायूस होकर कमरे में बैठा नहीं, हो मेरी कंपनी से मेरे को फायर कर दिया, अब मैं क्या करूं। उसने वापस से काम चालू किया और उसने वो ही किया जो उसे चाहिए था। उसने नया कुछ बनाया, उसने पिक्सार बनाया एंड धीरे धीरे उसकी कंपनी बड़ी होती गई। एक बार का टाइम आया, एप्पल ने पिक्सार को खरीद लिया। वापस से स्टीव जॉब्स एप्पल के अंदर एंड ग्रेसफुली अब वो पावर के साथ आया, क्योंकि उसकी कंपनी में काफी ज्यादा काम हो रहा था। नई कंपनी को एप्पल ने जब टेक ओवर किया, स्टीव जॉब्स बोर्ड में आया एंड धीरे धीरे उसने उन सभी लोगों को बोर्ड से और कंपनी से बाहर निकाला जिन्होंने उसको बाहर निकाला। दोस्तों रिजेक्शन तो आना ही है, लेकिन रिजेक्शन को आपको अपना फ्यूल बनाना है। रिजेक्शन को फ्यूल बनाना है। ये फ्यूल अगर बन गया रिजेक्शन को आदमी फ्यूल बना ले तो पता नहीं क्या कर सकता है। लेकिन इंसान रिजेक्शन से डरता है। इंसान रिजेक्शन से डरता है, बोला मैं तो ऐसी जगह जाऊं नहीं जहां मेरी इंसल्ट कर दी, मैं तो उनसे कभी बात ही ना करूं। हम एक कॉमन आदमी क्या करता है, अवॉइड करता है। ओके, किसी जगह पे उसको रिजेक्शन मिल गया, वो वहां जाना नहीं चाहता, अवॉइड करता है। यू नो, लुक एट दिस जेंटलमैन नरेंद्र मोदी। कितना रिजेक्शन। यूके ने कहा वीजा नहीं देंगे, अमेरिका ने कहा वीजा नहीं देंगे, पूरे विश्व ने कहा इसको तो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे हम लोग। रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। कहीं ना कहीं ही वॉज नॉट अलाउड टू इवन गो आउट ऑफ द कंट्री। इतना रिजेक्शन, लेकिन ये रिजेक्शन के बावजूद अपना काम ये करते गए करते गए करते गए और आज भारत के प्रधानमंत्री के लेवल पे हैं। दोस्तों रिजेक्शन हर किसी को मिलते हैं। जो जितना बड़ा लीडर होता है उसको उतने ज्यादा रिजेक्शन मिलते हैं। ये सचिन तेंदुलकर को रिजेक्शन मिला, वो क्रिकेट टीम में था, वो कहीं ना कहीं कैप्टन बना। कैप्टन बनने के बाद ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल इट, कहीं ना कहीं रिजेक्ट हुआ, कहीं ना कहीं कैप्टनसी से बाहर किए गए, कैप्टनसी से बाहर किए गए। उसके बाद परफॉर्मेंस खराब रही, फैंस ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, फैंस ने कहना शुरू कर दिया सचिन अब नहीं खेल सकेगा, सचिन का फॉर्म अब चला गया है, सचिन अब कच नहीं काम का है। लेकिन उसके बावजूद ही केम ऑन टॉप। दोस्तों रिजेक्शन, रिजेक्शन की वजह से तो बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन मुझे सबसे फेवरेट कहानियों में से एक लगती है वो सिंधु ताई सपकाल की कहानी, जिससे कि मैं अभी थोड़े टाइम पहले मिला। कहीं ना कहीं पति ने रिजेक्ट किया, सास ससुर ने रिजेक्ट किया, समाज ने रिजेक्ट किया, भीख मांगना शुरू किया। तो भीख मांग रही होगी तो कितने लोगों ने उसे रिजेक्ट किया होगा। क्या हर भिखारी को भीख मिलती है? वो कहती है सर मेरे को भीख मांगनी थी, मैं बेटा गाड़ी में चढ़ती, मेरे को भीख मांगना था, मुझे भीख मांगना नहीं आता था, तो मैंने छोटा मोटा गाना शुरू किया और मैं गाना भी गाती तो कई बार लोग मुझे भीख नहीं देते थे। मैं कई बार ऐसा होता था कि रोटी नहीं होती थी, बेटा रोटी नहीं होती तो मैं शमशान में जाके रुकती थी, शमशान घाट में, क्योंकि मैं 20 साल की लड़की थी और मैं भीख मांग रही थी, मेरे साथ कुछ गलत हो जाता था तो इसलिए मैं कई बार शमशान घाट में जाके रुकती थी। और शमशान घाट में एक बार मुझे याद है उन्होंने हमें कहानी सुनाई, अभी हम थोड़े दिन पहले उनसे मिलने गए, तब बोलती है बेटा शमशान घाट में एक बार मेरे को बिल्कुल बहुत भयंकर भूख लगी थी और मेरे हाथ में मेरी बच्ची थी 2 साल की। मतलब 2 साल की बच्ची मेरे साथ और मैं शमशान घाट में थी। रात को वहां पे मैं आई तो मैंने देखा, मैं 1 बजे के आसपास अकेली बैठी थी, भूख से तड़प रही थी, भूख से बिलख रही थी बेटा, भूख से पूरी तरह से बिलख रही थी मैं। मेरे हाथ में 2 साल की बच्ची थी, वो रो रही थी। और थोड़ी सी देर में हमने देखा कि मुर्दे को जलाने लोग रात को आए। जनरली रात को जलाने नहीं आते, लेकिन रात को जलाने किसी मुर्दे को आए। एंड मैं अपनी बच्ची के मुंह पे मैंने ढका ताकि उसकी आवाज ना आए और मैं जाके कहीं झाड़ियों में छुप गई, क्योंकि कोई अगर मुझे देख लेता तो मुझे भूत समझता, कोई देख लेता तो शोर मचा देता, मेरा वहां जाना छूट जाता या मुझे मारता या कोई पीटता। मुर्दे को ये लोग जलाने आए, वो मैं पेड़ की ओट में छुप गई रे बेटा। वो मुर्दे को जला रहे थे, वो मुर्दे को जला के 1 घंटे के बाद वहां से या 1.5 घंटे के बाद वहां से निकले। मैंने देखा उन्होंने मुर्दे के आसपास आटे जैसा कुछ गिराया बेटा, और उधर मुर्दा जल रहा था। 1-1.5 बजे 2 बजे ये लोग सब चले गए। मैं बहुत भूखी थी, मेरी बेटी बहुत भूखी थी। वहां मैंने देखा उन्होंने आटे के पिंड वगैरह गिराए थे, उन पिंडों से, उन आटे से मैंने बेटा उस शमशान घाट की चिता पे रोटी सेकी, अपने को खिलाई, अपनी बेटी को खिलाई। कितना रिजेक्शन हुआ होगा यार,
शमशान की चिता पे रोटी सेक के खानी पड़ रही है। यू नो दैट इज द पावर, है राइट। लेकिन उससे भी जो गुजर गया, उसको भी जिसने पावर की तरह ले लिया, वो इंसान बहुत जबरदस्त हो जाता है। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई कि बेटा मैं पहली बार पुणे आई क्योंकि मुझे लगता था मेरी बेटी को मुझे दगड़ू शेठ हलवाई ट्रस्ट के वहां पे सौंपना है, क्योंकि मेरी बेटी अगर मेरे पास रही तो मैं शायद अपनी जिंदगी नहीं चला पाऊंगी, मैं शायद उन अनाथ बच्चों को हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो बेटा मैं फटी हुई साड़ी में एक छोटा सा गठरा मेरे सर पे लेके पुणे आई, और पहली बार जब पुणे आई तो बाल गंधर्व करके एक ऑडिटोरियम है, उसके सामने से निकली। बाल गंधर्व ऑडिटोरियम के सामने मैंने देखा कुछ इंडिया इंडो रशिया या कोई पीस सम्मेलन या कुछ ऐसा हो रहा था बेटा, और मैं वहाँ पे बाल गंधर्व के बाहर उतर गई। बहुत बड़े बड़े लोग उसके अंदर शायद उस दिन थे और बहुत सुरक्षा थी। मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगी, मैंने कहा मैं देखना है। वॉचमैन ने कहा ए बुढ़िया कहाँ जा रही है, गेट लॉस्ट। सॉरी उस समय तो मैं जवान थी। बोली कहाँ जा रही है, गेट लॉस्ट, तेरे जैसे आदमी यहाँ नहीं जा सकते, तू भिखारन है, ओके बाहर जा। मैं वहाँ बाहर बैठी, लेकिन अंदर से मेरे अंदर उत्सुकता आई कि अंदर क्या चल रहा है मैं देखूं तो सही, अंदर क्या चल रहा है मैं देखूं तो सही। इस बार मैं बाहर आई और बाहर आके जब बैठी तो मैं मायूस थी, लेकिन उधर सामने मैंने झांसी की रानी का पुतला देखा बेटा, झांसी की रानी का पुतला। बोला झांसी की रानी का पुतला देखा, मेरे अंदर जोश आया, अरे सिंधुताई ये झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ गई और तू हार मान के, ये छोटे मोटे तेरे को पहरेदार रोक रहे हैं और तू हार मान के तेरे को अंदर जाना है तो तेरे को अंदर जाना है। बेटा मैंने वो मेरी गठरी झांसी की रानी के पुतले के पास रखी और मैं दूसरे दरवाजे से अंदर की तरफ गई। मैं जब दूसरे दरवाजे से अंदर की तरफ गई, संतरी ने रोका, हेलो कहां जा रहे हो? बोला मेरा शोहर अंदर है, मेरा पति अंदर है, उसको बुलाने जा रही हूं। आप अंदर नहीं जा सकते। बोले तू बुला रहा है या मैं यहीं से आवाज दूं? बोला नहीं आवाज नहीं दे सकते। बोला मेरे को तो मेरे पति को लेके आना है, वो नालायक अंदर चला गया है, सफाई कर्मचारी है वो यहां। अच्छा, मैं उससे लड़ने लगी तो आवाज होने लगी, तो उसने आवाज के डर से मेरे को बोला अच्छा एक काम कर, थोड़ा सा चुपचाप से जाना और जल्दी से उसको बुला के वापस आ जाना। ऐसे करके मैं चली गई अंदर, और मैं अंदर चली गई तो मैं बिल्कुल स्टेज के बाहर चली गई। स्टेज से सुनील दत्त साहब बोल रहे थे और कोई कश्मीर के कोई मौलाना बोल रहे थे। स्टेज से वो जब बोल रहे थे और वो जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे, लोग तालियां बजा रहे थे। मैंने जब वो नीचे उतरे तो उनका हाथ पकड़ दिया और उनको बोला मुझे 2 मिनट बोलने देंगे क्या स्टेज से? बोले मुझे रिजेक्शन 2 बार मिल गए थे, वॉचमैन ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं स्टेज से बोलती हूं। और वो स्टेज पे कैसे तैसे करके मुझे उन्होंने 2 मिनट अलाउ किया। और मेरे माइंड में ये थॉट था कि सिंधुताई अगर तूने यहां पे 2 मिनट खराब कर दिए तो शायद बहुत गलत हो जाएगा। उस क्षण मैंने स्टेज से एक शायरी बोल दी। ओके, वो एक शायरी बोल दी, उनकी शायरी तो मुझे ठीक से याद नहीं थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो चेहरे पे रख रखाव था, उन्हें क्या मालूम मेरे दिल में जो घाव था, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और तालियों की गड़गड़ाहट, उसके बाद सिंधुताई ने दूसरा, तीसरा, चौथा, और थोड़ी सी देर बाद वो सभा समाप्त हुई तो सिंधुताई ने कहा भाई खाना खिला दो मुझे। और वो बैठ के खाना खा रही थी और सुनील दत्त साहब आए और बोले सिंधुताई आप बहुत अच्छा बोलती हैं। उसके बाद दगड़ू शेठ हलवाई के श्रीमंत आए, बोले कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप कौन हैं? तो सर मैं तो दगड़ू शेठ हलवाई के गणपति ट्रस्ट के फाउंडर से मिलने आई हूं। अरे मैं ही हूं, क्या काम है? दोस्तों रिजेक्शन जब हैंडल करना सीख गए, लोगों के सामने फटे हाल भी जाना सीख गए, जो हो जिससे हो उसी अवस्था में अपना कॉन्फिडेंस अप करना सीख गए, तो जिंदगी में पूरा ब्रह्मांड सैल्यूट मारेगा। आज वो सिंधुताई सपकाल क्या है, टावरिंग पर्सनालिटी है। 1400-1500 बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया, आज गौशाला बना रही है, आज 70 ईयर्स के प्लस हैं, लेकिन उसके बाद भी मंदिर भी बनवा रही हैं, हॉस्पिटल्स भी बनवा रही हैं, आगे से आगे प्लानिंग भी कर रही हैं। एंड सल्यूट ऐसे लोगों को। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों कैन यू अंडरस्टैंड क्या है ये? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? इसको कहते हैं रिजेक्शन को डील करना। और आप रिजेक्शन से डरते हो, मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो मैं क्या होऊंगा, मैं कैसा हो जाऊंगा। आज ये वर्कशॉप मैं डिलीवर कर रहा हूं, मुझे कई लोगों ने कहा यार 28 दिन का वर्कशॉप, लोग नहीं आए तो क्या होगा? मैंने कहा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे को एक एक्सपीरियंस होगा 28 दिन का वर्कशॉप चलता है कि नहीं चलता। दोस्तों नवंबर में इसी सोच के साथ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का पहला सीजन हम लोग लेके आए थे। 27 दिन का था वो, 27 दिन का, 27 डेज का। एंड 27 डेज में 3 दिन दिवाली की छुट्टी थी, उसके बावजूद भी पूरे लास्ट के प्रोग्राम तक लोग रुके और देखा। मुझे रिजेक्शन से डर ही नहीं लगता अब, क्योंकि मैंने सीख लिया है क्या होगा।
ये नंबर आगे पीछे होता है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है किसी दिन ऐसा भी था जब एक आदमी सामने बैठा था और उस एक आदमी के सामने डिलीवरी कर रहा हूं। आज तो फिर भी हजारों में है, आज तो फिर भी हजारों में है, एक एक परिवार के 5-5। अब रिजेक्शन से डर नहीं लगता, अब रिजेक्शन से डर नहीं लगता दोस्तों। लाइव डिलीवरी चल रही है, कई बार गलती हो जाती है बात करते करते, लेकिन अब डर नहीं लगता रिजेक्शन से। जो होगा देखेंगे, क्योंकि इंटेंशन जबरदस्त है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, आगे बढ़ने की तमन्ना है, दुनिया को हेल्प करने की तमन्ना है। जब इंटेंशन पावरफुल, लोगों को हेल्प करने की तमन्ना पावरफुल, जब आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस पावरफुल, तो जिंदगी सल्यूट मारेगी। रिजेक्शन आने दो। कल एक लड़के ने मैसेज किया, अरे सर आप ये फ्री इसलिए कर रहे हो ताकि आप फ्री में अपनी टीआरपी बढ़ा लो, और आपकी टीआरपी बढ़ने के बाद धीरे 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 पूरी दुनिया आपको जानने लग जाए और फिर आप उनको जबरदस्त अपने कोर्स बेच दो। मैंने कहा दोस्त वेट एंड वॉच। और मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, दम है तो कर लो। मैं तो कहता हूं सारे ट्रेनर ये स्ट्रैटेजी है मेरी मान लो, सारे ट्रेनर कर ले यार। कम ऑन, 28 दिन का कोई फ्री कर रहा है, 28 दिन का फ्री करने की जरूरत है? मैं 3 दिन का फ्री करके भी 3 करोड़ कमा सकता हूं, और है करता हूं, इतने सालों से कमाता हूं। 28 दिन का करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इंटेंशन प्योर है, लोग बोलते रहेंगे, लोग कुछ भी कहते रहेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपना काम अपने को करते जाना है। दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी, वो है ना, एक बच्चा और उसके पिताजी गधे के साथ जा रहे थे, गधा था उनके पास। रास्ते में से दोनों चल रहे थे पैदल और गधा भी चल रहा था पैदल। 4 लोग मिले, बोले कितने बेवकूफ हैं, गधा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो पिताजी ने ये बात सुनी, उन्होंने क्या किया, बेटे को गधे पे बिठा दिया। थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चलने के बाद 4 लोग और मिले, उन्होंने कहा कितना बेवकूफ बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और बेटा शान से गधे के ऊपर बैठा हुआ है। थोड़ी सी देर ये चलने के बाद, ये सोचने के बाद पिताजी ने क्या किया, बच्चे को नीचे उतार दिया और खुद गधे पे बैठ गए। थोड़ी देर बाद आगे चले आगे चलने के बाद लोगों ने कहना शुरू किया कितना निर्दयी बाप है, छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद गधे पे बैठ के चल रहा है। अब पिताजी ने क्या किया, बच्चे को भी गधे पे बिठा लिया, दोनों गधे पे बैठ गए। थोड़ी देर और चले और लोगों ने कहा कितने निर्दयी बाप बेटे हैं, एक छोटे से गधे को इतना ज़्यादा वजन दे रखा है। अब थोड़ी सी देर हुई, उन्होंने गधे को सर पे उठा लिया एंड लोगों ने कहना शुरू किया कितने बेवकूफ़ हैं, गधा साथ में है, चल सकता है, लेकिन गधे को सर पे उठा रखा है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, दुनिया कुछ ना कुछ कहेगी। एंड इसीलिए दोस्तों अपना काम है करते जाना, और जब करेंगे तो रिजेक्शन मिलेंगे। जो करेगा उसी को रिजेक्शन मिलेगा, जो सेफ खेलेगा ना उसको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। एक जहाज सबसे ज़्यादा सेफ रहता है एयरपोर्ट के ऊपर, हवाई जहाज, लेकिन वो जब हवा में उड़ेगा तभी पता चलता है कि उसकी असली उड़ान क्या है, तभी उसको कहीं ना कहीं उसमें कंप्लेन हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती है। वो सबसे ज़्यादा सेफ रहता है बंदरगाह के ऊपर, लेकिन समुद्र की लहरों के थपेड़े खाने से ही उस समय रिजेक्शन झेलता है वो, तभी जाके उस जहाज़ की कीमत सही लोगों को सही तरह से पता चलती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जिसे हम सबको मास्टर करना है वो है रिजेक्शन। ओके, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई दोस्तों तो जल्दी से बता दीजिए यस आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट। एंड दोस्तों यस, देखिए ट्रेनिंग मेरा प्रोफेशन है, तो डेफिनेटली जब मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कोर्सेज भी लोग खरीदते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि हमें सुबह उठ के मेडिटेशन करवाना पड़े या शाम को ये 28 दिन का वर्कशॉप करना पड़े। 28 दिन का वर्कशॉप, और ये सिर्फ कोरोना चल रहा है इसीलिए आप लोगों के लिए हो रहा है। एंड भगवान से एक ही दुआ है कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लोगों को मिले, क्योंकि अगर मुझे ये मिल जाता बचपन में तो आज शायद मैं दुनिया का सबसे टॉप खिलाड़ी होता। ओके, एंड डोंट वरी, अगले 5 साल में मैं दुनिया का टॉप वैसे भी हूँ और बन रहा हूँ, माइंड में बन चुका हूँ, दुनिया को देखना बस बाकी है। दूसरी चीज़ दोस्तों आइए, रिजेक्शन के बाद दूसरी चीज़ जो हम सबको मैनेज करने सीखनी है उसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लोगों को बहुत आती है। कई बार रिजेक्शन नहीं आता, रिजेक्शन मतलब किसी ने बोला निकल यहां से, भाग यहां से, घर निकल, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ये है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब तुम में दम नहीं है।
फ्रस्ट्रेशन है कि आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। फ्रस्ट्रेशन वो सिचुएशन है जहां आप बहुत टॉप पे भी पहुंच चुके हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम सब तरफ से रुक रहा है, सारी ताकतें आपको रोकने की कोशिश कर रही है। ओके, आपको रिजेक्ट कोई नहीं कर रहा है लेकिन आपका काम भी नहीं हो रहा है। इट्स कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। एंड फ्रस्ट्रेशन रिजेक्शन के बाद आता है। कई बार रिजेक्शन होने के बाद फ्रस्ट्रेशन आता है और कई बार सिर्फ फ्रस्ट्रेशन चलता जाता है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है अंदर से ऐसा फीलिंग कि यार क्यों नहीं हो रहा, ऐसे घुटन सी महसूस होना, आप अंदर से पूरी तरह से ऐसे बंधा हुआ सा महसूस होना। ओके, ये फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से, मतलब मैं कुछ कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, हो नहीं पा रहा है मुझसे, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों, मरवन अट्टापट्टू श्रीलंकन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी, उसको कई बार रिजेक्ट किया गया। ओके, और पहली बार जब वो क्रिकेट खेलने गया उसने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, शतक पे शतक बनाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और उसका नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ जब वो 27-28 साल का था। तब मतलब 27-28 साल तक की एज तक रन बनाते रहना, पेशेंस रखना, पूरी तरह से फोकस्ड रहना, मतलब बहुत सारे फेलियर्स के बाद भी पेशेंस या फोकस को बरकरार रखना, पेशेंस या फोकस को बरकरार रखना, दैट इज कॉल्ड आई थिंक रिजेक्शन। पेशेंस एंड फोकस को बना के रखना। 27 साल तक मरवन अट्टापट्टू पूरी तरह से फोकस को बनाए हुए रखा था और उसके बाद उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया। नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया, पहले दिन पारी खेलने गया एंड 0 पे आउट। दूसरी पारी टेस्ट मैच खेल रहा था, पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 1 रन। ऑब्वियसली अगर कोई खिलाड़ी बड़े मैच में 0 और 1 रन बनाए, वो भी पहले ही मैच में, सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन, सभी लोग कहेंगे शायद इसमें बड़े मैचेस का टेम्परामेंट नहीं है। वापस से टीम से बाहर। अब 2 साल क्या हुआ होगा? फ्रस्ट्रेशन। 2 साल उसने फिर से जम के फोकस किया, पेशेंस रखा, रन बनाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरीज मारी, रनों के अंबार लगाए, फिर से हाईलाइट हुआ, और फिर से हाईलाइट होने के बाद फिर से नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ, और इस बार 2 पारी खेली, पहली में 0, दूसरी में 0, फिर से बाहर। उसके बाद मरवन अट्टापट्टू को कहते हैं 4 साल और लगे। बोलते हैं इट टुक हिम 4 more years to come back in the श्रीलंकन क्रिकेट टीम्स। 4 साल तक फिर से पेशेंस, फिर से फोकस, फिर से परफॉर्मेंस, पेशेंस फोकस परफॉर्मेंस। कैन यू इमेजिन, जिसका अकेला इकलौता सपना हो नेशनल टीम में खेलने का, और जो वहां तक पहुंच भी गया हो लेकिन वहां पहुंच के फिर बाहर आ गया, फिर 2 साल के लिए रुकना पड़ा, फिर वहां पहुंच गया, फिर से 3-4 साल रुकना पड़ा। कैन यू इमेजिन हाउ बिग दैट फ्रस्ट्रेशन माइट बी? किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन होगी? लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को चैंपियंस बहुत शांति से मैनेज करते हैं। वो जानते हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करके, या अपना हौसला छोड़ के, या नेगेटिव होके, या किसी को गाली दे के, या किसी को ब्लेम करके कुछ नहीं होने वाला है। अल्टीमेट रिजल्ट विल कम बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, यानी कि उसको फिर से परफॉर्म करना है, तो पेशेंस रखना है, फोकस रखना है, परफॉर्म करना है, पेशेंस रखना है, फोकस करना है, परफॉर्म करना है। एज सिंपल एज दैट। जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो रोज उसको फ्रस्ट्रेशन आती है। कभी माल नहीं बिक रहा है, ओके, कभी आदमी टाइम पे नहीं आ रहा है, कभी आदमी कह के जा रहा है कि भैया 4 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं और 40 दिन छुट्टी पे भी चले जाता है, कभी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए जिसके कारण उसे दिक्कत आ रही है, कभी ऐसा हो जाता है कि माल भी है लेकिन मशीन नहीं चल रही, कभी लाइट के भाव बढ़ गए हैं, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कभी सप्लाई नहीं हो पा रही है, कभी ट्रकों की हड़ताल है, कभी देश की हड़ताल है। मतलब कितने चैलेंजेस आते हैं। कभी फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा है, कभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कभी कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है।
कभी मार्केटिंग में अड़चने आ रही है, मार्केटिंग का सही आदमी नहीं मिल रहा, सही आदमी मिला तो उसने सही टाइम पे काम नहीं किया, सही तरीके से काम नहीं किया, फ्रस्ट्रेशन 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 फ्रस्ट्रेशन, बिजनेस में हर जगह फ्रस्ट्रेशन है। एंड इसीलिए दोस्तों, जो बिजनेसमैन इस फ्रस्ट्रेशन को हंसते हंसते बिना शिकन लाए मैनेज कर लेता है वो बहुत आगे चला जाता है। लेकिन जो कहता है नहीं यार इतना नहीं कर सकता, मैं इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, दोस्तों प्रेशर तो मैनेज करना ही पड़ेगा। ये फ्रस्ट्रेशन एक तरह से बहुत बड़ा प्रेशर है और इस प्रेशर से दुनिया भागती है। लेकिन मैं कहूँगा इस प्रेशर को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फ्रस्ट्रेशन को पेशेंस के साथ और फोकस के साथ मैनेज कर लोगे तो आपने ब्रह्मांड को सिग्नल दिया, डोंट वरी, आई एम देयर, आई कैन मैनेज इट, डोंट वरी, आई कैन मैनेज इट, आई कैन मैनेज इट, आई कैन हैंडल इट। ब्रह्मांड को भी लगता है अच्छा ये बंदा बैलेंस्ड है, फोकस्ड है, इसका मतलब इसे कॉन्फिडेंस है, और फोकस, पेशेंस, परफॉर्मेंस और ये प्रेशर को हैंडल करने की काबिलियत, इससे पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स को एक ही समझ आती है कि ये बंदा स्टेबल है, जो इसने मांगा था इसे वो ही चाहिए, इसके ऑर्डर में किसी तरह की मिलावट नहीं है, ये जो मांगता था वो ही चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होता यूनिवर्स और वो आपको हमेशा कहता है तथास्तु। नहीं तो मान लीजिए आदमी पहले बहुत बड़े सपने देखता है, फिर फेलियर मिल जाता है, रिजेक्शन मिल जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है रास्ते में, और उसके बाद कहता है नहीं नहीं छोड़ो यार इतना बड़ा नहीं होगा, इतना सा हो जाए। तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, इसको ये चाहिए था पहले इतने दिन तो ये ऑर्डर यहाँ वाला दे रहा था, अभी ये अचानक से ये ऑर्डर दे रहा है, क्या करना है इसका। तो विच एवर इज लेस, यूनिवर्स आपको वो देगा, ब्रह्मांड आपको वो देगा जो दोनों सॉरी फॉर दैट, यूनिवर्स आपको दोनों में से जो कम होगा वो देगा। ओके अगर आपके ऑर्डर में एम्बिग्विटी हुई, अगर आपके ऑर्डर में थोड़ी भी फ्लक्चुएशन हुई तो आपको वो ही मिलेगा जो दोनों में से कम होगा। इसीलिए दोस्तों 90% लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी लाइफ में कभी कभी वो यहाँ का सोचते हैं लेकिन अक्सर वो यहाँ का ही सोचते हैं। वो कहते हैं नहीं यहाँ तक जाने में तो बहुत रिस्क है भैया, यहीं तक चलते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन मैनेज करने से मना करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअली मैं चाहता था कि 8:45 बजे तक ये ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तो 2 हुए हैं, 3 और बाकी हैं। आइए आगे चलते हैं, तीसरा टॉपिक लेते हैं, तब तक मैं एक ग्लास। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फाइनेंशियल प्रेशर। दोस्तों अगली चीज जो आपको और मुझे मैनेज करनी सीखनी है वो है फाइनेंशियल प्रेशर। फाइनेंशियल प्रेशर, आप कहेंगे ओह शूट, फाइनेंशियल प्रेशर। दोस्तों बोइंग करके एक कंपनी हुआ करती थी, और बोइंग सबसे पहले बहुत छोटे हवाई जहाज बनाती थी, सिर्फ अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के लिए हवाई जहाज बनाती थी। और बोइंग के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा विमान कंपनी था जिसका नाम था डगलस। ये यूके की कंपनी थी और ये बड़े बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स बनाती थी, डगलस एयरलाइंस। बोइंग में एक बार एक सीईओ आया और उसने कहा, हे लिसन, हम लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी बनना है, ये डिफेंस का सिर्फ काम कर करके हम लोगों को कोई नहीं पहचानेगा। तो सभी ने कहा मतलब इतना बड़ा कैसे होगा, कैसे कर पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग। ओके नहीं हमें डगलस को बीट करना है। अरे डगलस को कैसे बीट करोगे, डगलस आपसे 500,000 गुना बड़ा है भाई, कैसे बीट करोगे। बोइंग का ये सीईओ आया, इसकी सबसे बड़ी काबिलियत थी रिस्क टेकिंग, ये अपने आप को चैलेंज करना जानता था। इसने बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर उठाया, मार्केट से लोन्स ले लिए, इसने इन्वेस्टर्स को बुला लिया, इन्वेस्टर्स समिट कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिए और पैसा आया। बोइंग ने जितना बोइंग का कैपेसिटी नहीं था उससे कहते हैं 1000 गुना ज़्यादा या हज़ारों गुना ज़्यादा लोन ले लिया। एंड न्यूज़पेपर में आने लगी बोइंग का नया सीईओ पागल हो गया है, वो बोइंग को बर्बाद करने के लिए आया, ऐसी हेडलाइंस आने लगी। उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का प्रेशर पड़ता गया। ये फाइनेंशियल प्रेशर था, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर था। एंड ये फाइनेंशियल प्रेशर को लेता गया, लेकिन अंत में विजय बोइंग की हुई, अंत में विजय इसी आदमी की हुई। बोइंग 707 बना, 717 बना, 727 बना, 737 बना, आज 787 चल रहा है। आज डगलस का नाम आपने नहीं सुना, लेकिन बोइंग का नाम हर जुबान पे है। दोस्तों फाइनेंशियल प्रेशर लेने के बाद ही आदमी चमकता है। जो आदमी कहता है नहीं मैं फाइनेंशियल प्रेशर नहीं लूंगा, ओह माय गॉड लोन हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया तो नींद नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट ग्रो बियॉन्ड द पॉइंट।
आप में से किसी के भी ऊपर आज की डेट में फाइनेंशियल प्रेशर है और आप कह रहे हो सर मेरे पे 1 करोड़ का लोन है, सर मेरे पे 50 लाख का लोन है, सर मेरे पे 20 लाख का लोन है, सर मेरे पास 10 लाख का लोन है। अरे है तो बहुत अच्छी चीज है। नाउ फेस इट हेड ऑन, इसको मैनेज करना सीखो। मैं ऐसे व्यापारियों को जानता हूं जो 100, 150, 200, 500 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं और दिन रात भयंकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर ले रहे हैं। कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी कंपनी में सैलरी टाइम पे नहीं जा पा रही, लेकिन इनके चेहरे से शिकन नहीं देखोगे, इनके चेहरे पे शिकन नहीं देखोगे। ये लोग हमेशा मुस्कुराते हुए दिखेंगे, ये लोग हमेशा अंदर से भले ये सोच रहे हैं अब आगे क्या करें, लेकिन सप्लायर आता है मांगने के लिए, उससे भी मिलते हैं, उसको भी प्यार से समझाते हैं, देख भाई अभी अगले 1-2 महीने सिचुएशन खराब है। 2 महीने करते करते उसको 1 साल तक कई बार पैसा नहीं दे पाते क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है कोरोना के टाइम में। लेकिन ऐसे बिजनेसमैन निखर के आते हैं। मैं जानता हूं ऐसे कई बिजनेसमैन को, क्योंकि मैंने 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों को कोच किया है पूरे साल भर। भयंकर फाइनेंशियल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लोन पे लोन हुए जा रहा है, करोड़ों में खर्चे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्माइल कर रहे हैं, उसके बाद भी सोशल फंक्शन में भी जा रहे हैं, उसके बाद भी योगा भी कर रहे हैं, उसके बाद भी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, दिन में दिमाग भी लगा रहे हैं। हर एक आदमी जो मांगने वाला आ रहा है उससे मिल भी रहे हैं, उसको समझा भी रहे हैं, वो गाली भी देके जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको मैनेज कर रहे हैं। और टीम भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, टीम को भी मैनेज कर रहे हैं, मटेरियल शॉर्ट हो रहा है, मटेरियल को भी मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर ग्रोइंग। ऐसा मैंने एक बिजनेसमैन को तब देखा जब वो 20 करोड़ पे थे, आज वो ऐसा ही करते करते 100-150 करोड़ पे आ गए हैं। एंड दोस्तों कई बार फाइनेंशियल प्रेशर बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। क्यों हो जाता है ये समझिए। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेसमैन बेवकूफ हैं, नो, लेकिन ये जानते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी आज सामने है ना, तो इसको आज ग्रैब करना जरूरी है। आज अगर इसको ग्रैब नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। और उसी के कारण कई बार ऐसा होता है कि इनके पास पैसा होता है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में थोड़ा और लोन लेके और अपने वाला पैसा उधर लगा के ये नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। उसके कारण 1-2-3 साल ये भयंकर प्रेशर में आ जाते हैं फाइनेंस के, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसको ग्रेसफुली हैंडल करते हैं। और 3 साल बाद जब एक साथ मुनाफा होता है तो वो सारे 3 साल को एक साथ वाइप आउट कर देता है लोन को। दोस्तों फाइनेंशियल प्रेशर, छोटी छोटी लोग सीखने की 5,000, 10,000, 20,000 के कोर्स करने की रिस्क नहीं लेते। रोज लोग अपनी जिंदगी में ना, अगर यही प्रोग्राम द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच लाख रुपए का होता, कोई रिस्क नहीं लेता। लाख रुपए का। दोस्तों ये रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी मैजिकल टूल, फाइनेंशियल प्रेशर। डोनाल्ड ट्रंप जैसे बिजनेसमैन इसलिए बने पावरफुल या इतने ज्यादा अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने खतरनाक रिस्क ली। मैंने जब उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैंने देखा कि यार इस लेवल का फाइनेंशियल रिस्क, और लोग पूरे अखबारों में बड़ा बड़ा आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इज फिनिश्ड, ट्रंप एम्पायर इज फिनिश्ड। एंड इसको मीडिया में पूछा जाता, हे वी हैव हर्ड दैट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। नो, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट इन आवर कंपनी, वी आर in good shape, we are fighting up। दोस्तों जो फाइनेंशियल प्रेशर को मैनेज कर लिया वो बादशाह बन गया, जो नहीं मैनेज कर पाया वो नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं तो एक ही चीज कहता हूं, खर्चे बढ़ा दो, खर्चे बढ़ा दो, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ेगा, माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा। दोस्तों जब मेरे खर्चे थे लाख रुपए के तो मैं सिर्फ 3,000 रुपए का कोर्स बेचा करता था। जब मेरे खर्चे हो गए 5 लाख रुपए के तब मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बेचना सीख लिया और शुरू कर दिया। जब मेरे खर्चे हो गए 10 लाख के मैंने बिजनेस कोचिंग करना शुरू कर दिया। आज मेरे खर्चे अगर 30-40 लाख रुपए महीने के हैं तो मैं कहीं ना कहीं 40-50 लाख रुपए के हिसाब से सोचने की दिमाग लगा रहा हूँ। आज मैं वहीं टाइम दे रहा हूँ जहाँ से मुझे वो सारे खर्चे मेरे मैनेज हो सकें। दोस्तों फाइनेंशियल प्रेशर आपको रुलाता है, ये आपको डराता है, ये आपको झकझोरता है, ये आपको टेस्ट करता है पेशेंस, ये आपके दिमाग के टेम्परामेंट को टेस्ट करता है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता को टेस्ट करता है। और जो इसे ढंग से डील कर लिया मतलब वो अच्छा डिसीजन मेकर है, मतलब उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है, मतलब वो अच्छे से फेस कर सकता है, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा है। एंड ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। अमिताभ बच्चन साहब
ABCL कॉर्पोरेशन पूरा लॉस में चला गया, उनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। CCD के मालिक जो हैं वो नहीं फेस कर पाए एक लेवल के ऊपर उस फाइनेंशियल प्रेशर को, एंड इसीलिए गिव अप कर दिया। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने ABCL कॉर्पोरेशन पूरी तरह से डाउन होने के बावजूद भी उसे ढंग से मैनेज किया। लोगों को, सारे लेंडर्स को, सारे मांगने वालों को, सबको पूछा, हे भगवान मैं जानता हूं आप लोगों का बहुत पैसा मेरे पास लगा है और मैं आपका एक एक पाई चुकाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक एक्टर हूं, मुझे अगले 10 साल 15 साल एक्टिंग करने का फिर से चांस दीजिए, मैं फिर से कमा के आपको सब चुका दूंगा। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ था, हजारों करोड़ में लॉस था। एंड ऐसे सिचुएशन में भी एक इंसान 55 की एज में, जहां उनके साथी एक्टर सारे या तो रिटायर हो चुके थे या जिनकी तोंद निकल चुकी थी या जो बिल्कुल बैठे हुए थे या जो बुरी तरह से गायब हो चुके थे इंडस्ट्री से, इधर अमिताभ बच्चन साहब 55 की एज में, 60 की एज में फिर से खड़े होते हैं और अभी तक सदा बाहर चलते हैं, कोई अंगुली नहीं उठा सकता। ही मैनेज्ड फाइनेंशियल प्रेशर ग्रेसफुली। Graceful is the word, right? Graceful is the word. Gracefully उन्होंने मैनेज किया और आज उनकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तीसरी चीज फाइनेंशियल प्रेशर। आइए दोस्तों, चौथी चीज जो आपको मैनेज करना सीखनी है वो है आपका खुद का डर, फियर। इसके बारे में ज्यादा क्या कहूं, लेकिन आपको पता ही है, कई बार रिजेक्शन नहीं आता लेकिन रिजेक्शन का फियर आ रहा है। कई बार फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन का फियर आ रहा है। कई बार फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता, उसका फियर आ रहा है सिर्फ। इनमें ब्रॉडली सभी चीजें कवर हो जाती है। फियर, डर। आदमी कई बार करना न डर, उसको रिजेक्शन का सिर्फ डर है, मैं फेल हो गया तो उसको कहीं ना कहीं फेलियर का डर है, उसको रिजेक्शन का डर है, उसको लोगों का डर है। लोगों का डर है, रिजेक्शन आया नहीं है, फ्रस्ट्रेशन आया नहीं है, फाइनेंशियल प्रेशर आया नहीं है, लेकिन सिर्फ डर है। फाइनेंशियल प्रेशर मैंने ले लिया और मेरा बुरा हो गया तो मैं कहता हूं अच्छा हो गया। तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बिजनेस शुरू कर दिया, बुरा हो गया तो मैं कहता हूं अच्छा हो गया। तो अच्छा हो गया तो क्या हो सकता है? अच्छा हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा हो गया तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। When you learn to manage your fears, you become powerful. You become powerful. जब आप अपने फियर को मैनेज करना सीख जाते हो, आप पावरफुल हो जाते हो। आप ऐसे जबरदस्त बन जाते हो कि बस अब तो मजा आ रहा है। You become powerful. क्योंकि आपने फियर मैनेज करना सीख लिया है। डर से डरोगे तो डर को कौन डराएगा? जिस चीज से डर लगता है उसको फेस करना सीखो। आपने एक मूवी देखना चाहिए और अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मूवी का टाइटल है द कराटे किड। ओके, कराटे किड छोटी सी मूवी है। बच्चा होता है जो कि अमेरिका से चाइना शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी स्कूल में कुछ बच्चों से लड़ाई हो जाती है और जो स्कूल में बच्चे होते हैं जिनसे लड़ाई होती है वो कराटे चैंपियंस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऐसे, बहुत उनके गुरु ने एक ही चीज़ सिखाई है उनको, अपने ओपोनेंट पे मर्सी नहीं करना है और खुद को दर्द हो तो भी नहीं रुकना है, उसको मार के ही आना है। तो ये लोग उसको बहुत पीटते हैं, लड़के को। वो बहुत डर जाता है, इन लड़कों को जहाँ पे भी देखता है डर जाता है, लड़कों को जहाँ पे भी देखता है डर जाता है। लेकिन एक दिन उसने ठाना कि यार मैं भी काश कुंग फू सीख लूँ इनकी तरह और फिर इनकी पिटाई करूँ। तो उस डर को मैनेज करने के लिए इसने कुंग फू सीखा और कुंग फू सीखने के साथ साथ ये फिर भी डरता था। इसको अच्छा कुंग फू मास्टर मिला एंड इन सभी को ललकार दिया कंपटीशन के लिए। मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। कंपटीशन के लिए सिर्फ 3 महीने का समय बचा। ये लोग सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बंदे के पास 3 महीने का समय है। 3 महीने तक एग्रीमेंट हुआ कि ये लड़के इसे छेड़ेंगे नहीं, सीधा कंपटीशन में मिलेंगे। और कंपटीशन चल रहा होता है। कंपटीशन में वो जो ग्रुप है वो लोगों की हड्डियां तोड़ता है। इसके मास्टर ने सिखाया नहीं बेटा वो असली कुंफू नहीं है, वो बेकार है। असली कुंफू है कि अपने ओपोनेंट का रिस्पेक्ट करो, वो नीचे गिर गया है उसके बाद उसे छूना नहीं है। ओके, अब सिचुएशन ऐसी आती है कि ये लड़का खेलते खेलते सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। सेमीफाइनल में जब पहुंचता है तो वो ओपोनेंट वाले लड़के से एक से इसकी लड़ाई होती है और उसको उसका कोच कहता है इसकी टांग तोड़ दो। तो वो बंदा इसकी टांग पे अटैक करके बोलता है तेरे को जीतना नहीं है, तुझे इसकी टांग तोड़ के आना है ताकि ये फाइनल ना जीत सके। तो वो लड़का इसकी टांग को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, उस पे कोहनियों से मार मार के फ्रैक्चर कर देता है उसको। और वो सिर्फ, लेकिन फिर भी फाइट ये जीत जाता है या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो ये सीधा फाइनल में पहुंच जाता है। बट ये लड़े कैसे? डॉक्टर ने कहा बेटा अभी कुंफू वुंफू नहीं, तुम सेमीफाइनल तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया चीज़ है, यू आर ए गुड वन, बट यू आर नॉट सपोज टू फाइट।
तो ये अपने कोच से कहता है, कोच मुझे फाइट करना है। कोच कहता है, आई यू मैड, तेरी टांग टूटी हुई है, अब तू लड़ नहीं सकता। वाई द हेल डू यू स्टिल वॉन्ट टू गो एंड फाइट, तू क्यों वापस से जाना चाहता है और फाइट करना चाहता है। तो लड़का बोलता है, क्योंकि मुझे अभी भी डर है उन लोगों का, मैं उस डर को जीतना चाहता हूं। कोच को जब यह समझ में आता है कि यस वास्तव में ये फाइट जरूरी है इस लड़के के लिए, उसकी टांग का रिस्क लेता है, उसकी टांग को थोड़ा हीलिंग वीलिंग देता है, और उसके बाद 2 मिनट के अंदर लड़का लड़खड़ाते हुए एक सिंगल टांग पे जैसे तैसे रिंग में पहुंचता है और फिर से फाइट करता है और जीत के आता है। दोस्तों, जब उसने फियर को फेस किया तो उसके ओपोनेंट सारे नतमस्तक हो गए उसके सामने, उसकी पूरी दुनिया फैन बन गई। खैर ये तो मूवी है, लेकिन रियलिटी में भी ऐसा ही है। जब आप अपने डर को मैनेज करोगे, दुनिया सल्यूट करेगी। एंड दोस्तों, आखिरी चीज़ जो आप में से हर किसी को मैनेज करना सीखना है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंसी। ये कॉम्प्लेसेंसी क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर आपने अपना रिजेक्शन मैनेज किया, अगर आपने अपना फ्रस्ट्रेशन मैनेज किया, अगर आपने फाइनेंशियल प्रेशर और डर को भी मैनेज कर लिया, तो आपको एक चीज मिलेगी जिसको बोलते हैं सक्सेस। और जब आपको सक्सेस मिलती है तो आप एक जोन में चले जाते हो जिसको आप बोलते हैं कंफर्टेबल जोन, कंफर्ट जोन, जहां पे आप रिलैक्स हो जाते हो, जहां आपको लगने लगता है अरे अब तो मैं सफल हो गया, अब क्या मुझे करना है। बस यही आपका जोन है जहां आप मैक्सिमम फेल होते हो। एवरेस्ट पे जितने लोग चढ़ते हैं वो एवरेस्ट पे जाते समय कभी भी नहीं मरते। मतलब 90% लोगों की जिनकी डेथ होती है एवरेस्ट पे जाने के बाद, वो तब होती है जब वो नीचे आ रहे होते हैं। जब वो नीचे आ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने गार्ड को, अरे मैं तो चढ़ गया यहाँ से, मैं तो आराम से नीचे उतर ही जाऊंगा, नीचे ही तो उतरना है, रिलैक्स हो गया, अब तो मैं एवरेस्टर बन गया। ये फीलिंग जैसे ही सिंक इन करती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस नहीं रहते, या मतलब बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, और उतरने में गलती कर देते हैं, और गलती करते समय कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। दोस्तों, कॉम्प्लेसेंसी यानी कि जीतने के बाद जो नशा चढ़ता है, जीतने के बाद जो ये फीलिंग आती है मैं तो पहुंच गया। आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, मिल्खा सिंह ने इंडिया के कुछ कंपटीशन वगैरह जीते, उसके कारण उसको यूके में भेज दिया गया, और यूके जाते ही मिल्खा सिंह का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि यूके जाते ही उसको पार्टी, पब, शराब, डांस, इसमें वो खो जाता है। अगले दिन मैच पे ध्यान नहीं देता है और मैच हार के आ जाता है। और जब मैच हारता है, मिल्खा सिंह को समझ में आता है, ओह माय गॉड, थोड़ी सी देर के लिए मैंने अपने गार्ड क्या ड्रॉप किए, मैं हार गया। मिल्खा सिंह अपने आप को कांच के सामने सॉरी बाथरूम में जाता है, कांच के सामने देखता है और अपने आप को 50 थप्पड़ मारता है, जोर से अपने आप को जोर से थप्पड़ मारता है। और उसके बाद कोच को पूछता है वर्ल्ड टूर का टारगेट क्या है, सॉरी वर्ल्ड चैंपियनशिप का टारगेट क्या है। कोच फ्लाइट में उदासी से आ रहा होता है, उसने फ्लाइट में ही 45.9 सेकंड लिख के उसे दिया, और उसके बाद मिल्खा सिंह लग जाता है। मिल्खा सिंह ने कॉम्प्लेसेंसी को मैनेज किया। एक हार के बाद उसको समझ में आ गया कि हाँ मुझे संभलना है, और वो संभल गया। दोस्तों एक बहुत गरीबी में जिया हुआ इंसान था, एंड स्लम एरिया में रहता था। स्लम एरिया में बहुत ही गंदी हालत थी, मतलब माँ बाप, ऐसी सिचुएशन थी कि बारिश होती थी तो पूरी खोली में पानी भर जाता था। माँ बाप बच्चों को एक पलंग के ऊपर चढ़ा देते थे, 3 बच्चे थे, तीनों को पलंग के ऊपर चढ़ा देते थे या किसी ऊंची जगह पे बिठा देते थे, और खुद बाल्टी ले लेके खोली में से पानी बाहर निकालते थे। ऐसी सिचुएशन थी। ऊपर से ये बच्चे अगर वहाँ पलंग पे भी बैठे रहते थे तो छत टपकती थी। लेकिन छत टपकते टपकते ये बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। एक दिन ऐसा आया, किस्मत घूमी, इनमें से सबसे बड़ा बच्चा इनमें से सबसे बड़ा बच्चा बहुत बड़ा नामी गिरामी सुपरस्टार बन गया, बहुत पैसा आ गया, हवाई जहाज़ों में घूमने लगा, विदेश घूमने लगा, दिल्ली आने लगा, जयपुर जाने लगा, मतलब जहाँ से भी जाने लगा, मतलब पूरी दुनिया में हवाई जहाज़ से घूमने लगा। हवाई जहाज़ से जब घूमने लगा, पैसा आने लगा, नाम आने लगा, शोहरत आने लगी, अखबारों में फोटोज आने लगी, सारी दुनिया इसकी चर्चा करने लगी, घर घर में ये पहुँचने लगा, अरबों खरबों रुपया आने लगा। तो ये कॉम्प्लेसेंसी में आ गया, कंफर्ट जोन में आ गया, और ये रोज की 1.5 लीटर शराब पीने लगा, और दिन की 40 सिगरेट फूंकने लगा, और इसके कई सारे गंदे शौक हो गए। बीवी इससे परेशान, बहुत ज़्यादा तकलीफ, लेकिन ये किसी की नहीं सुनता, एक कंफर्ट जोन में आ गया। कभी दिल्ली से अमेरिका जाता फ्लाइट में, तो रास्ते में 40 घंटे की फ़्लाइट होती, 2-3 बार वहाँ तो 2-3 बॉटल ये शराब की पी जाता।
मतलब ऐसी जिंदगी थी। एक दिन इसके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा डोंट वरी, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑपरेशन करने गए तो सर खुला हुआ है और ऑपरेशन टेबल पे ये बच्चा पड़ा हुआ है। ऑपरेशन टेबल पे बुलाता है डॉक्टर, कहता है कि सर आपके बच्चे का सर अभी खुला हुआ है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहूँगा जो ट्यूमर है वो नसों में अटका हुआ है, एक भी नस गलती से कट गई तो ये जिंदगी भर पैरालाइज्ड हो जाएगा, क्या करें। ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाता। ये कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो वापस से पैक कर दो। बच्चे का सर वापस से पैक कर देते हैं और ये बच्चे को यही कहता है बेटा क्या करें। मंदिरों में घूमते हैं, मस्जिदों में घूमते हैं, झाड़ फूंक करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, जो जो कर सकते हैं वो सब लोगों ने, जो जो नीम हकीम सब कुछ उन्होंने आयुर्वेद वगैरह ट्राई कर लिया, बच्चा नहीं ठीक हुआ। एक बार ऐसे ही बच्चे की ज़िंदगी कितनी है किसी को नहीं पता, तो अमेरिका गए। अमेरिका जब गए तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने एक ऐसे ही घूम रहा था तो किसी की नज़र पड़ी इसके बच्चे के ट्यूमर पे। बोला आपके बच्चे को ट्यूमर है? बोला हाँ। अरे आप एक काम करो, एक हॉस्पिटल में जाओ, गॉड विल हील हिम ओवर देयर। उस हॉस्पिटल में जाओ, गॉड विल हील। ही डिड नॉट से कि डॉक्टर विल हील या वो हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, आप उधर लेके जाओ, वहाँ पे गॉड विल हील हिम। और कहीं ना कहीं इसको अंदर से आया कि यार मेरा बच्चा वहाँ जाके हील हो जाएगा। वो बच्चे को वहाँ लेके गए और पता नहीं क्या हुआ, मिरेकल हुआ। वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, 2 घंटे में बच्चा बिल्कुल तैयार होकर वापस आ गया। एंड इस पर्सन की ज़िंदगी बन गई। इसने शराब छोड़ दी, इसने सिगरेट छोड़ दी और बहुत ही तरीके से लाइन पे आ गया, सफलता में बहक गया था। लेकिन बच्चे की परेशानी ने उसको वापस से ट्रैक पे ले आया। और जब वो ट्रैक पे लाया, उसका ग्राफ ऐसे था पहले, फिर ऐसे जाने लगा और अब ऐसे है। इस इंसान का नाम है जॉनी लीवर। इस इंसान का नाम है जॉनी लीवर, हिंदुस्तानी फिल्म जगत का एक बहुत बड़ा नाम, द नंबर 1 कॉमेडियन, जो कि सालों से खड़ा है दोस्तों। कॉम्प्लेसेंसी में आ गया था और कॉम्प्लेसेंसी में आने के बाद ग्राफ नीचे जा रहा था एंड अब ग्राफ ऐसे है सालों से। दोस्तों दैट इज़ द पावर। मिरेकल्स होते हैं। जहाँ मैजिक स्टॉप हो जाता है जहाँ लॉजिक स्टॉप होता है वहाँ मैजिक शुरू हो जाता है। लेकिन मैजिक शुरू करने के लिए फ्रस्ट्रेशन तो आएगा, उसे मैनेज करना सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ, क्योंकि देखिए दुनिया में आपको टफ बनाने का तरीका ही है डिफिकल्ट सिचुएशन। भगवान चाहता है कि आप कहते हो कि मेरे पास $1 बिलियन आ जाए, लेकिन $1 बिलियन को मैनेज करने के लिए जो टेम्परामेंट चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, क्योंकि $1 बिलियन आएगा तो 1000 लोग भी आपके साथ काम करेंगे, 1000 जगह ऑफिस भी होंगे आपके, तो आपके 1000 ऑफिसेस को मैनेज करने का विजडम भी तो आपको देना पड़ेगा। और वो विजडम कब आएगा? ऐसे ही आ जाएगा आराम से कि हाँ $1 बिलियन आज आ गए, कल आपके पास विजडम आ गया? नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है भैया मैं किसी भी तरह से इस संसार के रूल्स को वायलेट नहीं कर सकता। और अगर आ भी गया, आपने देखा थोड़े दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति में एक बंदे ने लॉटरी जीती और मतलब कौन बनेगा करोड़पति में उसे 5 करोड़ रुपए का प्राइज मिल गया और उसकी खबर आई अगले 1-1.5 साल में कि वो वापस से बेगर बना हुआ है, कि उसके सारे 5 करोड़, क्योंकि उसको 5 करोड़ तो आ गया लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आया। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ ताल में ताल मिलाए और आपके सुर में सुर मिलाए, आपके हिसाब से काम करे, आपकी जिंदगी को आपके हिसाब से चलाए और आप जो जो चाहते हैं वो आपको सब मिले, तो आपको ये 5 चीजें मैनेज करना सीखना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल प्रेशर एंड उसके साथ साथ क्या, रिजेक्शन, फियर एंड कॉम्प्लेसेंसी। दोस्तों ये 5 चीजें मैनेज करना सीख गए, पूरा ब्रह्मांड बोलेगा अब तू तैयार है, अब तू मांग और मैं देता हूं, अब तू बोल और तेरी हर विश मैं पूरी करता हूं। दोस्तों अपने आप को करना पड़ेगा। जब आप ये 5 चीजें नहीं मैनेज करते तो कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड कहता है सॉरी बॉस, आई थिंक यू आर नॉट रेडी, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड अंदर से जानता है। आप भले कितना भी इसको समझाओ मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियस जानता है मैं तैयार नहीं हूं इनको हैंडल करने के लिए। एंड दोस्तों तैयार होना पड़ेगा। आई एम श्योर आज का ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद नापसंद को छोड़िए, ये रियल लाइफ सिनारियोज हैं, ये चीज़ें आपको मैनेज करनी सीखनी पड़ेगी। अब कई लोग कहेंगे इनको कैसे मैनेज करें, तो मैं कहूँगा फाइनेंशियल रिस्क लें, मैं कहूँगा कि रिजेक्शन से ज़्यादा जाएं, सेल्स करना सीखें, लोगों से मिलना सीखें, और भी ज़्यादा काम करना सीखें, अनजान लोगों के सामने जाएं, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, स्टेज पे खड़े हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजेक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्शन मिले। बड़े गोल सेट करो, बड़े गोल
गोल सेट करने के बाद उनके पीछे अपनी पूरी जान लगा दो। जान लगाओगे, कहीं ना कहीं गोल पूरे नहीं होंगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, या गोल पूरे करने की प्रोसेस में कहीं ना कहीं अड़चने आएगी, और वो अड़चने जब आएगी तो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड होगे। फिर भी उस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना सीखो, फाइनेंशियल प्रेशर लो, अपने जिस चीज़ से डर लगता है उस सभी चीज़ों को मैनेज करो, और जब सफलता आए तो उस समय कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक ऐसे खुश होके मस्त मत रहो। आप सफलता आई, आज रात को सेलिब्रेट करो, कल सुबह ऐसे काम पे लग जाओ। याद है सचिन तेंदुलकर का वो कहानी, जहाँ 11 बजे वो रात को क्रिकेट का मैन ऑफ द सीरीज़ उठा रहा है शारजाह में, लेकिन अगले दिन सुबह 6 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा है। सफलता का जश्न मनाया एक रात के लिए, अगले सुबह प्रैक्टिस पे फिर से। दोस्तों, अगर आपने ये करना सीख लिया, पूरा ब्रह्मांड बोलेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, coachbsr.com/live ये पेज रोज देखें, इसमें सारे अपडेट्स होते हैं। कंट्रीब्यूट भी करें इस वर्कशॉप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वर्कशॉप मैं चाहता हूँ कि घर घर में पहुँचे। अगला सीज़न हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, अगस्त के महीने में होगा, पूरी दुनिया में होगा। आज अगर 15-20 हज़ार लोग इसे अटेंड कर रहे हैं तो आने वाले समय में इसे करोड़ों लोग अटेंड करेंगे। इसमें मेरा भागीदार बने, क्योंकि कई लोगों की ज़िंदगियाँ इस वर्कशॉप से बदल रही है। दोस्तों, कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं एक बहुत ही पावरफुल वेबिनार कर रहा हूं। आप में से जितने भी लोगों को पैसे की कमी है या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं इंटरनेट से कैसे पैसा कमाएं, इंटरनेट पे बैठ के कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करके कैसे आप कम पैसों में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, नौकरी के साथ साथ कौन सी चीज़ें करें और बिजनेसमैन बने, तो कल सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मुझे मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे वेबिनार में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप में से कोई भी ट्रेनर बनना चाहता है और ट्रेनिंग कैसे करना है सीखना चाहता है, तो आप 15 तारीख यानी संडे, नहीं आई थिंक 15 तो कल है, 16 तारीख यानी संडे को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मेरे साथ जुड़े, क्योंकि वहाँ मैं सिखाऊंगा या बताऊंगा कि हम लोग कैसे ट्रेनर्स बनाते हैं लोगों को, और ट्रेनर बनने की प्रोसेस में क्या क्या लगता है। सो कोच मेंटरशिप उस प्रोग्राम का नाम है, और कल का प्रोग्राम का नाम है डिजिटल ब्रह्मास्त्र, डिजिटल वर्ल्ड में आपकी धूम मचाने के लिए क्या करें। दोस्तों, ये दोनों छोटे अपडेट, कल सुबह 6 से 7 मेडिटेशन में भी ज़रूर जुड़े। कई लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है मेडिटेशन से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रोग्राम के बारे में प्लीज़ शेयर करें। ये मेरी आप लोगों से विनती है, क्योंकि देखिए अच्छे काम करने के लिए गट्स लगते हैं, लेकिन आप सभी का साथ रहा तो ये गट्स बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का पहुंचा पाएंगे। आज सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर प्रोग्राम ला पा रहे हैं, कल को हो सकता है स्किल्स के ऊपर भी 28 दिनों का फ्री प्रोग्राम आप लोगों के लिए ला सके। ऐसा पॉसिबल है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना पड़ेगा, शेयर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एट द सेम टाइम लोगों के साथ शेयर कीजिए। coach.bsr इंस्टाग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ ज़रूर उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि मेरे सारे अपडेट इंस्टाग्राम पे ज़रूर आते हैं। कई बार फेसबुक वगैरह पे रह जाते हैं, आज ज़्यादा क्राउड इंस्टाग्राम पे है, इसलिए इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट होते रहते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों, आइए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली समय नहीं मिला आज। कल हम लोग शुरुआत में 15 से 20 मिनट सवालों को लेंगे और उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ऑलराइट, चलिए लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स वाइंड अप दिस प्रोग्राम टुडे विद अ वंडरफुल राउंड ऑफ सेलिब्रेशन। आप सभी का शुक्रिया। कम ऑन, कम ऑन। All right, everyone, thank you so much for joining us today. अब बड़ा सोचेगा इंडिया, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है। अब बड़ा सोचेगा इंडिया, क्योंकि हम में से हर एक आदमी मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, जीरो कंप्लेन कर रहा है। अब बड़ा सोचेगा इंडिया, क्योंकि आपने और मैंने डिसाइड किया है, आपने और मैंने ठान लिया है, आपने और मैंने इसमें जान डालने के लिए शुरुआत कर दी है। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। थैंक यू। Thank you so much, everyone. Good night.
जल्दी से रिकॉर्डिंग कर लेते